हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज रश्मि सिंह। आप सभी का यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं सायास घटना चक्र सायास 2025 यूपी पीसीएस प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2025 जो निकाली है, मार्केट में आ गई हैं। ठीक है, वो कल ही हम लेकर आए हैं क्योंकि पहले हमें नहीं मिली थी, तो अभी स्टार्ट करेंगे। इसमें 5 टेस्ट दिए हैं ऑफलाइन और 5 टेस्ट इसमें हैं ऑनलाइन। ठीक है, जो 5 टेस्ट हैं ऑफलाइन, वो टेस्ट जो 5 है वो हम कंप्लीट कराएंगे। इसमें जो पूरा जीएस है उसका जो 150 क्वेश्चन जो पीसीएस में आते हैं, उस तरह से पूरा 150 वाला क्वेश्चन सेम पैटर्न जैसे एग्ज़ाम में आता है, एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी। तो ये पार्ट बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम 150 कराएंगे, इसलिए फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हम लेके चलेंगे। फर्स्ट पार्ट में 75 क्वेश्चन कराएंगे और सेकंड पार्ट में 75 क्वेश्चन कराएंगे। इस तरह से हमारा पूरा 150 क्वेश्चन हो जाएगा 2 पार्ट में। ठीक है, और ये अब क्लास पहले हम अल्टरनेट लेते थे, लेकिन अब हम रेगुलर क्लास लेंगे क्योंकि अगर हमें 5 जो टेस्ट सीरीज करानी है तो इस तरह से हमें क्लास रेगुलर लेनी पड़ेंगी। उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो फिर हम जैसे वर्ड ज्योग्राफी का कहा था वो भी कंप्लीट बीच बीच में हम करा देंगे। ठीक है, या फिर हम संडे क्लास ले लेंगे। वर्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन जितने हो सकते हैं, जितने अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो लेके हम करा देंगे संडे को। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं और ये क्या है, इंग्लिश मीडियम में भी है, बाईलैंग्वेज है। ठीक है, बाईलैंग्वेज क्लास होने वाली है। इंग्लिश मीडियम में इसमें है कि टेस्ट सीरीज जो यूपी पीसीएस ने इस बार निकाली है, घटना चक्र सायास ने, ये बाईलैंग्वेज है। ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चे, ये 5 प्रैक्टिस सेट हैं जो करके जाइएगा। आर में जिसने किया होगा उसे पता होगा कि कितने क्वेश्चन टेस्ट, ऐसा नहीं होता कि टेस्ट से हुबहू क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, लेकिन ये होता है वो टॉपिक आपका कॉन्सेप्ट जो टॉपिक होता है वो कवर हो जाता है। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट होगा टॉपिक का वो कवर हो जाता है। कोई टॉपिक है उसका आप रिवीजन भी कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन भी हो जाता है। ठीक है, तो आज हम करते हैं, आज कौन सा ये टेस्ट है, ये टेस्ट नंबर फर्स्ट है। ठीक है, टेस्ट नंबर फर्स्ट है और इसमें हम 75 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, थंबनेल में आपने देख लिया होगा। ठीक है, ये घटना चक्र की टेस्ट निकाली गई है मार्केट में, वो है। ठीक है, जो बच्चे नहीं ला पाए होंगे उनके लिए ये क्लास बहुत ही मददगार होने वाली है। ठीक है, ये देख लीजिए, सेम हुबहू पैटर्न है, एग्ज़ाम जैसा, एग्ज़ाम पेपर आता है ना उसके जैसा सेम पैटर्न है। ठीक है, स्क्रॉल कर लेते हैं, अभी क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आप लोगों को दिखाने के लिए कि आपको विश्वास हो जाए कहीं मैम ऐसा नहीं दूसरा लेके आई हूँ, इसलिए लगाना जरूरी था। थंबनेल में भी हमने लगा दिए हैं। ठीक है, थंबनेल में भी लगा दिए हैं जिससे बच्चों को विश्वास हो जाए कि हाँ, ये जो सायास निकाली हुई है वही है ये। ठीक है, बाकी पहली बार ही सायास निकाली है। ठीक है, ये बाईलैंग्वेज है, बाईलैंग्वेज भी हमने दोनों ही लैंग्वेज में भी लिया हुआ है। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में लिया हुआ है। पहले इसको फिट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट करेंगे क्योंकि 1 घंटे में हम क्लास कंप्लीट करा देंगे 75 क्वेश्चन। पहले हम अपना थोड़ा सा टैबलेट सही रख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सी फूड एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। फर्स्ट है ऑप्शन श्रिम्प, सेकंड है ऑप्शन बी व्हेल ऑयल, ऑप्शन सी है क्रैब, ऑप्शन डी है लॉबस्टर। ठीक है, 1 मिनट बच्चे इसको। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका हिंदी मीडियम में भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारत से निर्यात होने वाला सबसे अधिक महत्वपूर्ण समुद्री खाद्य कौन सा है। ऑप्शन ए झींगा, ऑप्शन बी व्हेल, ऑप्शन सी केकड़ा, ऑप्शन डी लॉबस्टर। बताइए कौन सा होगा आंसर, बताइए इसका फटाफट क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर लेके चलेंगे, एक्सप्लेनेशन जहाँ रहेगा वहाँ कराएंगे, बाकी आंसर फटाफट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। अब एक्सप्लेनेशन कराने का टाइम गया, अब आपका रिवीजन का टाइम है। ये फटाफट रिवीजन करते जाइए, आपके कितने सही होते कितने नहीं वो भी आप हमें कमेंट करके बताइए। क्या हो जाएगा, कौन सा है, ऑप्शन ए। ठीक है, भारत से निर्यात होने वाला सबसे अधिक महत्वपूर्ण समुद्री खाद्य कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सी फूड एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। कौन सा है, कौन सा है, झींगा, श्रिम्प। झींगा किसे बोलते हैं, झींगा मछली होती है उसे। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं भी लगा दीजिए, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, झींगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं, फटाफट करेंगे। फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ऑप्शन ए हो गया, सेकंड पे चलते हैं। 1 मिनट स्क्रॉल कर ले रहे हैं, अच्छे से दिख रहा है ना, दोनों दिक्कत तो नहीं हो रही बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द करेक्ट नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग हिल्स। ठीक है, आपको बताना है उत्तर से दक्षिण दिशा में निम्नलिखित पहाड़ियों का सही अनुक्रम क्या हो गया। ऑप्शन ए है नन्नामलाई, नीलगिरी, जवादी, अन्नामलाई। ऑप्शन बी है अन्नामलाई, जवादी, नीलगिरी, नल्लामलाई। ऑप्शन सी है नल्लामलाई, जवादी, नीलगिरी, अन्नामलाई। ऑप्शन डी है अन्नामलाई, नीलगिरी, जवादी, नल्लामलाई। बताइए क्या हो जाएगा। नॉर्थ टू साउथ जो सीक्वेंस देखेंगे
पहाड़ियों का क्या हो जाएगा, क्रम, ठीक है। हिल्स जो है इनकी क्रम आपको करना है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगी, नॉर्थ टू साउथ अगर हम जमाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगी, सबसे पहले आएगी नल्लामलाई, ठीक है। मैप पे ही हम पढ़ा चुके हैं, पहले आएगी नल्लामलाई, फिर उसके बाद आएगी जवादी हिल, फिर नीलगिरी हिल्स, फिर उसके बाद आएगी अन्नामलाई हिल्स, ठीक है। नल्लामलाई हिल्स, जवादी हिल्स, नीलगिरी हिल्स और अन्नामलाई हिल्स, ठीक है। ये हमने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाई थी तब कराई थी, ठीक है। और उसमें बच्चों का कोई रिस्पॉन्स भी ऐसा नहीं लगे था, ठीक है, इसलिए मैंने वो क्लास ऑफ कर दी थी, ठीक है। अगर रिस्पॉन्स सही नहीं दिखेगा तो फिर पढ़ाने से ही मतलब क्या है, जब बच्चे पढ़ेंगे ना तभी तो हम क्लास लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर इसका सीक्वेंस देखेंगे तो पहले नल्लामलाई आएगी, फिर जवादी, फिर नीलगिरी हिल्स, देन आएगी अन्नामलाई हिल्स, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक में ही टिक लगा के, चाहे हिंदी में देख लेते हैं फिर और या फिर इंग्लिश में, ठीक है। बाइलैंग्वेज है, अब किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीक्स इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है। ऑप्शन ए है गोरल्ला मंधाता, ठीक है, गोरल्ला मंधाता। ऑप्शन बी है नंदा देवी, ऑप्शन सी कामेत, ऑप्शन डी नंगा पर्वत। बताइए कौन सा होगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है, आपको बतानी वो कौन सी है। गोरल्ला मंधाता है, नंदा देवी है, कामेट है, नंगा पर्वत है। बताइए कौन सी जो चोटी भारत में अवस्थित नहीं होगी, ठीक है, कौन सी नहीं होगी। नंदा देवी है, ये उत्तराखंड में पड़ती है, ठीक है। नंगा पर्वत भी है, कामेट भी है, ये पीओके ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वहाँ नंगा पर्वत है, कामेट भी है, लेकिन गुरला मंधाता नहीं है, ये तिब्बत साइड सीमा साइड पड़ती है गुरला मंधाता, ये नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए राइट आंसर हो जाएगा, गुरला मंधाता, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या भारत में नहीं है, ठीक है, तिब्बत में है गुरला मंधाता। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 1 मिनट बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 है द लैंडस्केप ऑफ कच्छ इज, ऑप्शन ए लो लेइंग प्लेन एंड सैंडी फील्ड, ऑप्शन बी फर्टाइल लैंड विथ गुड क्रॉप्स, ऑप्शन सी ओनली सैंड, ऑप्शन डी हिली। बताइए क्या होगा, हिंदी में देख लेते हैं। कच्छ का जो भूदृश्य है वो होगा ऑप्शन ए निम्नस्थ समतल तथा बाहु, क्या होगा, निम्नस्थ समतल तथा बालुकामय मैदान होगा, ऑप्शन बी अच्छी फसल वाली उपजाऊ भूमि होगी, ऑप्शन सी केवल बालू, ऑप्शन डी पहाड़ी। बताइए कच्छ का द लैंडस्केप ऑफ कच्छ इज क्या होगा, आंसर बताइए, आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए, ठीक है। क्या हो जाएगा, लो लेइंग प्लेन है एंड सैंडी फील्ड, ठीक है। क्या होगा, निम्नस्थ जो समतल होगा और बालुकामय इसमें मैदान है। कच्छ का देखेंगे आप, जो लो लेइंग प्लेन्स होगा, निम्नस्थ समतल है और ये क्या है, बालुकामय मैदान पाया जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन ए, ये नहीं है, ना तो केवल बालू ना केवल पहाड़ी है और ना इसमें अच्छे इसमें दिया क्या गया है, अच्छी फसल वाली उपजाऊ भूमि, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 1 मिनट। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, फटाफट करेंगे, काफ़ी 75 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है द टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी इज फाउंडेड डिवाइडेड इनटू, ठीक है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र स्टेट्स, ऑप्शन बी तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला स्टेट्स, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, केरला एंड आंध्र प्रदेश स्टेट, ऑप्शन डी है तमिलनाडु, कर्नाटका एंड गोवा स्टेट्स। बताइए क्या होगा, पुदुचेरी जो क्षेत्र है विभाजित पाया जाता है, ऑप्शन ए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्यों में, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, कर्नाटक व केरल राज्यों में, ऑप्शन सी तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में, ऑप्शन डी तमिलनाडु, कर्नाटक एवं गोवा राज्यों में। बताइए पुदुचेरी के जो जिले हैं, ठीक है, वो अन्य अलग अलग राज्यों में विभाजित हैं। ये आपको बताएं कौन कौन से राज्यों में विभाजित हैं वो, ठीक है। किसमें है, तमिलनाडु, केरला एंड आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में है, केरल में है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में यनम माहे कराईकल, ठीक है, यनम माहे पुदुचेरी है, ठीक है, तमिलनाडु। माहे कराईकल, ये सारे इसके जिले हैं, ठीक है। काफ़ी हम पहले बता चुके हैं, आप उसमें वीडियो देख लीजिएगा,
इंडियन ज्योग्राफी में। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन फटाफट कराएंगे क्योंकि यहाँ एक्सप्लेन करेंगे तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर, ठीक है, कौन सा हो गया, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश राज्यों में है, ये नम्मा कराईकल नाम से है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्केनोस आर एक्टिव। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्केनोस आर एक्टिव, निम्नलिखित में से कौन से ज्वालामुखी क्रियाशील हैं। ठीक है, फर्स्ट है एकांकागुआ, ठीक है, सेकंड है एटना, थर्ड है किलिमंजारो, फोर्थ है विशुवियस। ठीक है, नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करना आपको। प्लीज सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। ठीक है, ऑप्शन ए है एक तथा 2, ऑप्शन बी 1 तथा 3, ऑप्शन सी है 2 तथा 3, ऑप्शन डी है 2 तथा 4। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 1 एंड 3, ऑप्शन सी 2 एंड 3, ऑप्शन डी 2 एंड 4। बताइए क्या हो जाएगा आंसर इसका, 6 का आंसर बताइए फटाफट बच्चे, क्या हो जाएगा। कौन सी जो वॉल्केनोस, कौन सी है ज्वालामुखी जो क्रियाशील है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी क्रियाशील एक्टिव है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा। ठीक है, एटना है, ये कहाँ पे, इटली में। ठीक है, एटना और ठीक है, और विशुवियस। ठीक है, एटना विशुवियस जो वॉल्केनोस है, ज्वालामुखी है, ठीक है, ये एक्टिव ज्वालामुखी है। 2 एंड 4 आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 एंड 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 एंड 4। ठीक है, विशुवियस ज्वालामुखी है, इटली में है। ठीक है, एटना ज्वालामुखी है, ये क्या है, एक्टिव ज्वालामुखी है। और किलिमंजारो तंजानिया ये वगैरह हैं, ये डॉर्मेंट है। ठीक है, डॉर्मेंट ज्वालामुखी है, कांकागुआ वगैरह। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट कर लेंगे, इस तरह से करेंगे तो फिर हमारी जल्दी से टेस्ट कंप्लीट होगा, क्योंकि टेस्ट है इसमें हम बताएंगे नहीं आपको, अब आपको खुद करने हैं। ठीक है, काफ़ी पढ़ा लिया है, अब आपकी बारी है, देखते हैं आप लोग कितने कर पा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ रिंग ऑफ फायर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ रिंग ऑफ फायर, निम्नलिखित में से रिंग ऑफ फायर संबंधित है किससे है। ऑप्शन फर्स्ट है भूकंप से, सेकंड ज्वालामुखी से, थर्ड है प्रशांत महासागर से, और फोर्थ है जंगल की आग से। नीचे दिए कुछ से सही उत्तर का चयन करना है आपको। ऑप्शन ए है 1 2 3, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 2 और 4, ऑप्शन डी है 1 2 3 और 4। बताइए कौन सा है। विच ऑफ द, एक बार इंग्लिश में पढ़ देंगे, एक बार हिंदी में पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद रिंग ऑफ फायर, अर्थक्वेक, वोल्केनोस, पैसिफिक ओशियन, फॉरेस्ट फायर। आपको बताना है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स बिलो। कोर्स आपको देने हैं, कोर्स जो दिए गए हैं वो है 1 2 एंड 3, ऑप्शन बी है 2 एंड 3, ऑप्शन सी है 2 एंड 4, ऑप्शन डी है 1 2 3 एंड 4। अच्छा, अब नेक्स्ट टाइम पे करेंगे, एक बार इंग्लिश में पढ़ देंगे, एक बार हिंदी में पढ़ देंगे। ठीक है, दोनों लोगों के लिए, दोनों मीडियम के जो बच्चे इसमें जुड़े होंगे के लिए पढ़ेंगे, दोनों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में रिंग ऑफ फायर संबंधित है किससे। 1 भूकंप से है, ठीक है, रिंग ऑफ फायर भूकंप से है, ज्वालामुखी से है, और प्रशांत महासागर में तो है ही, पर जंगल की आग से कहाँ आ जाएगा, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो 1 2 3 ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द एल्टीट्यूड ऑफ एन एयरप्लेन इज। ठीक है, आपको बताना है द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द एल्टीट्यूड ऑफ एन एयरप्लेन इज। ऑप्शन ए है अल्टीमीटर, ऑप्शन बी है एनोमीटर, ऑप्शन सी है एक्सोमीटर, ऑप्शन डी है बैरोमीटर। आपको बताना किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। ऑप्शन ए अल्टीमीटर, ऑप्शन बी एनोमीटर, ऑप्शन सी है ऑक्सीमीटर, ऑप्शन डी बैरोमीटर। बताइए। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एल्टीट्यूड ऑफ एन एरोप्लेन लिखना चाहिए, इसमें गलत लिया, एयरप्लेन लिखा है, एयरप्लेन इज। ठीक है, एयरप्लेन इज, एरोप्लेन की जगह पे एयरप्लेन लिख दिया इन्होंने। एयरप्लेन ऑफ एन, ओके हम उल्टा पढ़ रहे हैं, एयरप्लेन इज। बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए फटाफट। ठीक है, क्या होता है, अल्टीमीटर होता है। किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापते हैं तो किससे मापते हैं, अल्टीमीटर से।
ठीक है, अल्टीमीटर से मापते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनोमीटर से नहीं, ऑक्सीमीटर से नहीं, ये ऑक्सीजन वगैरह का मापन होता है, बैरोमीटर दाब का होता है, एनोमीटर हवा का मापक होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, अल्टीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। देखो फटाफट हो रहा है ना, बहुत फटाफट हम करा देंगे आपको, इतने भी नहीं कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है, वी ऑलवेज सी ओनली वन साइड ऑफ द मून बिकॉज, क्या होगा, ऑप्शन ए है द ड्यूरेशन ऑफ द मून्स रोटेशन ऑफ इट्स एक्सिस इज इक्वल टू द ड्यूरेशन ऑफ इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ऑप्शन बी होगा द मून इज स्टेशनरी। ऑप्शन सी है द ड्यूरेशन ऑफ द मून ऑर्बिट अराउंड द सन इज द सेम ऑफ द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन। ऑप्शन डी होगा अनलाइक द अर्थ द मून डज नॉट रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। बताइए क्या हो जाएगा। अब हिंदी में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमें हमेशा चंद्रमा का केवल एक ही छोर दिखता है क्योंकि, ऑप्शन है चंद्रमा की अपनी अक्ष पर घूर्णन की अवधि पृथ्वी के चारों तरफ इसके परिक्रमण की अवधि के बराबर है। ऑप्शन बी है चंद्रमा स्थिर है। ऑप्शन सी है सूर्य के चारों तरफ चंद्रमा के परिक्रमण की अवधि वही है जो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी के परिक्रमण की है। ठीक है, ऑप्शन डी है पृथ्वी से भिन्न चंद्रमा अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए क्या हो जाएगा, 9th का आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा बच्चे। ठीक है, क्या है, द ड्यूरेशन ऑफ द मून्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इज इक्वल, एक मिनट बच्चे पेन ले लेते हैं, इक्वल टू द ड्यूरेशन ऑफ इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चंद्रमा की अपनी अक्ष पर घूर्णन की अवधि पृथ्वी के चारों तरफ इसके परिक्रमण की अवधि के बराबर है। ठीक है, इसलिए हमेशा एक छोर ही दिखता है, ये इसका रीजन है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए 9th का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। असर्शन रीजन का है, असर्शन ए है अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड आइस ऑब्टेन अ टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। रीजन है आर है सॉल्ट राइजेस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द आइस कोट। ठीक है, आइस, ठीक है, सॉल्ट राइजेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द आइस, इसमें कोड दिए गए हैं यानी कि कूट दिए गए हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी दिया गया बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी दिया गया ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। ऑप्शन डी दिया गया ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट। बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या आंसर बताइए। निम्न कथनों पर विचार करना था, एक तरफ असर्शन था, एक तरफ रीजन था, कथन कारण के क्वेश्चन थे। नमक और बर्फ के मिश्रण से, कथन ए दिया था नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। ठीक है, कारण आर दिया गया था नमक बर्फ के हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। कूट देना है और कूट की सहायता से आपको आंसर देना। ऑप्शन ए आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं। ऑप्शन सी ए सही पर आर गलत, ऑप्शन डी ए गलत पर आर सही। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए क्या है, ए सही पर आर गलत है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए सही पर आर गलत है। ठीक है, ए क्या सही, नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। ठीक है, नमक बर्फ के हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट को बढ़ा देता है, ये गलत है। ठीक है, ठीक है, नमक इसमें कथन दिया है नमक बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। और उसमें देखा है कि नमक बर्फ के हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट को बढ़ा देता है, गलत है। फ्रीजिंग पॉइंट कम करेगा तभी तो बर्फ पिघलेगी नहीं। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। क्या हो जाएगा आंसर 10 का, क्या हुआ बच्चे, सी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमें लगाना चाहिए था। ठीक है, ओके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इसका थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, कोई नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। असर्शन रीजन का ये भी है। असर्शन ए है वुमेन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन सेक्स डिटरमिनेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग इन ह्यूमंस। रीजन आर है वुमेन हैव 2 X क्रोमोसोम। ठीक है, क्या है, वुमेन हैव 2 X क्रोमोसोम। कोड दिया गया है ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
ऑप्शन बी दिया गया है बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी दिया गया है ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। ऑप्शन डी दिया गया ए इज इनकरेक्ट एंड बट आर इज करेक्ट। बताइए इसमें क्या बताया गया है आपको, एक बार हिंदी में भी पढ़ दे रहे हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है आपको। कथन ए है मानव में संतान के लिंग निर्धारण सेक्स डिटरमिनेशन में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है। कारण आर दिया गया है स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं। कूट दिया गया है ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी दिया गया ए आर दोनों सही है पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी दिया गया ए सही परंतु आर गलत, और डी दिया है ए गलत पर आर सही। आपको बताइए, आपको बताना है क्या आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। ठीक है, ये सभी जानते हैं, कहने की बात नहीं है। मानव में संतान के लिंग निर्धारण सेक्स डिटरमिनेशन में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है, नहीं, बिल्कुल नहीं होती। इसमें क्या है, क्योंकि जो वुमेन होती है उसमें कौन से क्रोमोसोम पाए जाते हैं, उसमें केवल XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, इससे XX लड़की और XY लड़के। ठीक है, तो अगर XX है तो नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे कि क्योंकि उनमें X ही X हो गए तो मोस्टली प्रायिकता लड़की ही है। लेकिन अगर सेक्स डिटरमिनेशन का काम है तो वो पुरुष के कारण होता है। ठीक है, XY, क्योंकि X आया तो लड़की, Y आया तो लड़का। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये तो गलत हो गया। कारण आ रहा है स्त्रियों में 2 X गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं। स्त्रियों में 2 X गुणसूत्र क्रोमोसोम, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्या हो गया, ए गलत है आर सही है। ए गलत है पर आर सही, डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा 11 का। ठीक है, ए गलत है आर सही है। ठीक है, 11 का क्या हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा बच्चे। ठीक है, ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे फटाफट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है द पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉमन कोल्ड इज। ठीक है, द पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉमन कोल्ड इज। ठीक है, ऑप्शन ए है ऑर्थोमिक्सोवायरस, ऑप्शन बी है राइनोवायरस, ऑप्शन सी है ल्यूकीमिया वायरस, ऑप्शन डी है पोलियो वायरस। बताइए पैथोजन है जो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है पैथोजन जो सामान्य जुकाम जैसे कॉमन कोल्ड के लिए उत्तरदायी है वह कौन सा वायरस होगा। ऑप्शन ए आर्थोमिक्सो वायरस, या राइनो वायरस, या ल्यूकीमिया वायरस, या फिर पोलियो वायरस। बताइए कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा, राइनो वायरस। ठीक है, कॉमन कोल्ड के लिए जो वायरस उत्तरदायी है वो राइनो वायरस है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा है, राइनो वायरस है कॉमन कोल्ड के लिए उत्तरदायी। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इन डेयरी एनिमल्स आर इन्फेक्टेड। ठीक है, आपको बताना है कि दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणी इन्फेक्टिस है। ठीक है, कौन सी बीमारी है जो इन्फेक्शन से फैलती है। फर्स्ट है फुट एंड माउथ डिसीज FMD। ठीक है, सेकेंड है एंथ्रेक्स, थर्ड है ब्लैक क्वार्टर। ठीक है, ब्लैक क्वार्टर दोनों में एक है, और फोर्थ है काउपॉक्स। ठीक है, कूट दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 2 3 और 4, ऑप्शन सी है 1 और 1 और 4, ऑप्शन डी 1 2 3 और 4। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए फटाफट बच्चे, क्या हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये जो फुट एवं माउथ डिसीज होती है इनके पैरों में और माउथ में जो डिसीज उनको हो जाती है, खुरपका या मुपका होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं हिंदी में। एंथ्रेक्स होता है, ब्लैक क्वार्टर होता है, काउपॉक्स होती है। ये सभी बीमारियां हो जाती हैं दुधारू पशुओं, डेयरी एनिमल्स होते हैं, डेयरी एनिमल्स दुधारू पशुओं की हो जाती है। इनमें ये सारी ही इन्फेक्टिस डिसीज हैं। इन्फेक्टिस डिसीज है, सारी इन्फेक्शन होने वाली डिसीज है। ठीक है, तो ये क्या आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4 ऑल हैं ये, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। ऑल है तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते, देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको बताना विच, एक मिनट बच्चे जरा सा इधर उधर हिला दे तो फिर कोई ना कोई वायर हिले ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ये हमारा पेन पता नहीं क्या गड़बड़ कर रहा है, एरो लगा देता है तो फिर इसका पेन चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ऑप्शन ए राइस ब्लू ग्रीन एल्गे, ऑप्शन बी पी राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरियम, ऑप्शन सी है वीट एजेटोबैक्टर, ऑप्शन डी मेज एजोला। बताइए आपको निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए धान नील हरे शैवाल, ऑप्शन बी मटर राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरियम, ऑप्शन सी है
गेहूं एजोटोबैक्टर, ऑप्शन डी मक्का एजोला। बताइए कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, नॉट पे अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, नॉट पे हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, जिससे हमारे गलती ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, कौन सा मैच है, धान है, ये सारे उर्वरक हैं, ठीक है, जिसमें डाले जाते हैं। धान में क्या नीला हरे शैवाल का होता है, मटर में राइजोबियम लेग्यूमिनिशेरियम होता है, और मटर में क्या होता है, राइजोबियम लेग्यूमिनिशेरियम होता है, गेहूं में एजेटोबैक्टर होता है, लेकिन मक्का में एजोला नहीं होता, ठीक है, मक्का में एजोला नहीं होता, ये गलत है, ठीक है, मक्का में एजोला नहीं होता, ऑप्शन डी गलत हो गया, 14 का डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, 14 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, एजोला ये नहीं होता है, ठीक है, राइस में ब्लू ग्रीन एल्गे होता है, पी में राइजोबियम लेग्यूमिनिशेरियम होता है, व्हीट में एजेटोबैक्टर होता है, ठीक है, और मक्का में एजोला नहीं होता, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मेयर ऑफ अ सिटी इन उत्तर प्रदेश, फर्स्ट है इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी, सेकंड है इज एन एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन थर्ड है इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी, फोर्थ है हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव मशीनरी, ठीक है। कोड दिया गया है, ऑप्शन ए 1 and 2, बी है 1, 2 and 3, सी है 2, 3 and 4, डी है ऑल 4। बताइए क्या हो जाएगा उत्तर। अब इसको हिंदी में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का जो मेयर है उससे नगर निगम का, फर्स्ट है नगर का प्रथम नागरिक होता है वह, सेकंड है नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, थर्ड है कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, फोर्थ है कार्यपालिका मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है ये। बताइए, अब ये कूट दिए गए, आपको आंसर बताना क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए नगर का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है, इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी, नगर निगम का पदेन सदस्य भी होता है, ये भी सही है, कार्यकारिणी जो समिति का पदेन सभापति भी होता है, ये भी सही है, लेकिन ये कार्यपालिक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण इसके पास नहीं होता, ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो 1, 2, 3 ये सही हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड सेंचुरीज इज द इनकरेक्टली पेयर्ड, ठीक है, आपको बताना है जो इनकरेक्ट है उसको बताना है। एक तरफ बर्ड सेंचुरी, दूसरी तरफ लोकेशन दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी विहार सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। यहाँ पे इनकरेक्ट है, ये इस पे हम अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट है समसपुर रायबरेली, ऑप्शन ए है समसपुर रायबरेली, ऑप्शन बी है नवाबगंज इलाहाबाद, ऑप्शन सी है बखीरा संत कबीर नगर, ऑप्शन डी सांडी हरदोई। ये उत्तर प्रदेश से लिया गया, उत्तर प्रदेश जीके से। बताइए क्या हो जाएगा आंसर इसका। 16 का आंसर बताइए। ठीक है, समसपुर है जो पक्षी विहार है, बर्ड सेंचुरी है, समसपुर रायबरेली में है, ठीक है, ये सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। बखीरा है संत कबीर नगर में है, ये भी सही है। सांडी है हरदोई में, ये भी सही है। लेकिन यहाँ दिया गया नवाबगंज जो पक्षी विहार है, ये तो इलाहाबाद में कब से पहुँच गया बच्चे, ठीक है। ऑप्शन बी, ये कहाँ पे, उन्नाव, ठीक है। नवाबगंज जो पक्षी विहार है, ठीक है, ये कहाँ पे, उन्नाव में है, ठीक है, ठीक है। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पे, उन्नाव में है, इलाहाबाद में नहीं है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये इनकरेक्ट था और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16 का आंसर क्या हो गया, बी, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, ठीक है। आपको बताना है कौन सा बायोटिक कंपोनेंट्स है। ऑप्शन ए रेन ग्रास इंसेक्ट एंड फ्रॉग, ऑप्शन बी है सॉयल मिनरल्स ग्रास एंड फ्लावर्स, ऑप्शन सी सॉयल मिनरल्स विंड एंड रेन, ऑप्शन डी है सॉयल ग्रास फ्लावर्स एंड बीज। बताना है आपको कौन है, ठीक है। अब इसमें हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समूह में पारिस्थितिक तंत्र के केवल अजैविक तत्व शामिल होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए वर्षा घास कीट और मेढक, ऑप्शन बी है मृदा खनिज पदार्थ घास और फूल, ऑप्शन सी मृदा खनिज पदार्थ पवन और वर्षा, ऑप्शन डी है मृदा घास फूल और मधुमक्खियाँ। आपको पता होनी चाहिए बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। बायोटिक एक नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है, और अबायोटिक नॉन लिविंग होते हैं, बायोटिक लिविंग थिंग्स होती है, ठीक है। तो अब इतना तो आपको पता होगा बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, ठीक है, सजीव और निर्जीव जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अबायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है, और जो बायोटिक होते हैं लिविंग थिंग, ठीक है, बायोटिक लिविंग थिंग्स होते हैं। बताइए अब कौन से हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होंगे? ठीक है, अबायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाएगा मृदा है, सॉइल है, खनिज पदार्थ है, मिनरल्स है, विंड है और क्या है, रेन है, ये हो जाएगा। ठीक है, अबायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुके हैं। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुके हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन अगर ये सब क्यों गलत है, क्योंकि इसमें देखा है कीट आ गया, मेढक है, लिविंग है। ठीक है, इसमें देखेंगे मृदा, खनिज पदार्थ, घास और फूल, खनिज पदार्थ इसमें आ गया, लेकिन घास और फूल ये आ गए, तो ये भी इसमें हो जाएगा। घास और फूल इसमें भी होना चाहिए था, ये तो दो दिख रहे हैं, पवन और वर्षा। मोस्टली प्रोबेबिलिटी अगर होगी तो ऑप्शन सी की है। ठीक है, सॉइल मिनरल्स, विंड, रेन, ग्रास एंड फ्लावर्स, ये तो लिविंग में आएंगे, फ्लावर्स वगैरह। ठीक है, और डी देखेंगे मृदा, घास, फूल और मधुमक्खियाँ, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मधुमक्खियाँ दी गई हैं। ठीक है, ये इसमें तो उनको कुछ और देना चाहिए था एक जैसे, लेकिन मोस्ट अगर प्रोबेबिलिटी होगी तो ऑप्शन सी होगा इसका। ठीक है, सी होगा इसका। ठीक है, 17 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। फटाफट करते हैं बच्चे, क्योंकि आपको लग रहा है मैम एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रही हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें एक्सप्लेन करने के लिए बैठ गए तो कम से 4-5 घंटे की क्लास हो जाएगी फिर बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है। द एरिया दैट एक्ट्स एज अ बाउंड्री लाइन ऑफ ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम। ऑप्शन ए है इकोस्फीयर, इको बाउंड्री, ऑप्शन सी इकोटिबेन, ऑप्शन डी है इकोटोन। बताइए, ठीक है, क्या है वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, वो होता है इकोस्फीयर, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी इको बाउंड्री होता है, ऑप्शन सी को इकोटिबेन होता है, ऑप्शन डी इकोटोन होता है। बताइए क्या होता है। ठीक है, ट्रांजिशन जोन जो होता है क्या होता है, ये तो बच्चे आप लोगों अब तो रटा ही होगा क्या, इकोटोन होता है। ठीक है, इकोटोन होता है, ऑप्शन डी। ठीक है, दो सीमाएं, दो पारिस्थितिक तंत्र के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करता है, उसको बोलते हैं इकोटोन। ठीक है, जो संपर्क, जैसे यहाँ पे ग्रास लैंड हो गया, यहाँ पे कोई और दूसरा, फिर ये जो होगा इकोटोन होगा। ठीक है, ये जैसे ये जी बना देते ग्रास लैंड हो गया, यहाँ पे ट्री वगैरह बता दे रहे हैं। ठीक है, दोनों जगह ग्रास और ट्री दोनों का मिक्सचर होगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, इकोटोन एरिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रास आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, सॉरी ग्रासेस बोल गए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, आपको बताना है निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सी गैसें ग्रीन हाउस के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरीन, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन बी है नाइट्रिक ऑक्साइड, मीथेन, इथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प। ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प। बताइए कौन सी हो जाएगी। ठीक है, निम्न समुच्चयों में से कौन सी जो गैसें हैं ग्रीन हाउस गैस के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। बताइए, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए, कौन क्या हो जाएगा, कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, मीथेन होगी, नाइट्रस ऑक्साइड होगी, जल वाष्प होगी, वाटर वेपर होगा। ठीक है, तो 19 का सी ऑप्शन होगा। ठीक है, 19 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन नहीं होगा, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ठीक है, सबसे ज्यादा हार्मफुल होगी वाटर वेपर। ठीक है, कम टाइम के लिए होता है लेकिन सबसे ज्यादा हार्मफुल होती कौन सी, वाटर वेपर। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। 19 क्या हो जाएगा बच्चा, सी। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 पे देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इट विल बी ट्रू दैट इंडिया इज डिफाइंड एज। ठीक है, इट विल बी ट्रू दैट इंडिया इज डिफाइंड एज। ऑप्शन ए है एन इकोनॉमी विथ अ फूड डेफिसिट। ऑप्शन बी है एन इकोनॉमी विथ अ लेबर सरप्लस। ऑप्शन सी है एन इकोनॉमी विथ अ ट्रेड सरप्लस। ऑप्शन डी है एन इकोनॉमी विथ अ कैपिटल सरप्लस। आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, 20 में क्वेश्चन है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। ऑप्शन ए में एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ऑप्शन बी एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ऑप्शन सी एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ऑप्शन डी है एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा। ऑब्वियस, बिल्कुल सबको पता है, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ठीक है, यहाँ पे श्रम
लेबर देखेंगे कि यहाँ पे मानव संसाधन सबसे ज़्यादा है, ठीक है, मानव संसाधन सबसे ज़्यादा है, तो श्रम अधिक सबसे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में इसे परिभाषित कर सकते हैं। एंड इकोनॉमी विद अ लेबर सरप्लस, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या है, लेबर सरप्लस यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 तक होगा। क्वेश्चन नंबर 21, 21 पे चलते हैं, क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया बिगन, ठीक है। ऑप्शन ए है विथ अ रियल चेंज इन द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी जो हुई थी, लाइसेंस लिया था, लाइसेंसिंग पॉलिसी। ऑप्शन बी है विद द कन्वर्टेबिलिटी ऑफ द इंडियन रूपी। ऑप्शन सी है बाय रिमूविंग प्रोसीड्यूरल फॉर्मेलिटीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन डी है विथ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन टैक्स रेट्स। बताइए क्या हो जाएगा। भारत में जो आर्थिक उदारीकरण आया था, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया था, शुरू हुआ था, कब हुआ था। ऑप्शन ए औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति में वास्तविक बदलाव के साथ हुआ था। ऑप्शन बी है भारतीय रुपए की परिवर्तनशीलता के साथ हुआ था। ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश में कार्यवित औपचार जो दूर करने के साथ हुआ था। या फिर डी है कर दरों में महत्वपूर्ण कटौती के साथ। बताइए 21 का आंसर फटाफट बताइए बच्चे, क्या हो जाएगा। ठीक है, कब कब हुआ था, 91-92 के 91-92 में आया था, ठीक है। एलपीजी रिफॉर्म्स आया था, ठीक है। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ये आया था। तब क्या था, ये औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ ही हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, विद अ रियल चेंज इन द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, कौन सा था, एलपीजी 91-92 में आया था, एलपीजी रिफॉर्म्स, ठीक है। क्या था, लिबरलाइजेशन था, प्राइवेटाइजेशन था, ग्लोबलाइजेशन था, ठीक है, ये था तीनों। तो किसमें था, औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, चलते हैं 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है। डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी, व्हाई डज कैपिटल फॉर्मेशन नॉट लीड टू सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन ग्रोथ, ठीक है। ऑप्शन ए है वीक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ऑप्शन बी इलिटरेसी। ऑप्शन सी है हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। ऑप्शन डी हाई कैपिटल प्रोडक्ट रेशियो, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पाद वृद्धि में परमणित नहीं होता है, ठीक है। कि उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है, ठीक है। ऑप्शन ए कमजोर प्रशासन तंत्र के कारण। ऑप्शन बी निरक्षरता के कारण, यानी कि इलिटरेसी के कारण। ऑप्शन सी उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण। ऑप्शन डी उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात के कारण। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 आंसर क्या हो जाएगा। पीसीएस के ये क्वेश्चन आपने अगर पूरे 5 टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर ली बच्चे, ठीक है, आपका अच्छे से रिवीजन हो जाना है, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, कि कोई भी टॉपिक जीएस में किसी भी सब्जेक्ट में छूटेगा नहीं, ठीक है, आई प्रॉमिस यू। क्वेश्चन नंबर क्या है, 22 का आंसर क्या है, क्या है, उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, ठीक है। क्या हो जाएगा, उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात। उच्च पूंजी है लेकिन उत्पाद अनुपात ये है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाई कैपिटल प्रोडक्ट रेशियो, ठीक है, हाई कैपिटल प्रोडक्ट रेशियो, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर, ठीक है। आप लोग बताएंगे कि इस तरह से सही है कि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कराएं, तो वो सही है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इससे आपका समय की बचत होगी बच्चे, लेकिन ठीक है। क्या हो जाएगी 22 का, क्या हो जाएगा आंसर बच्चे, डी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या पूछ रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू अमर्त्य सेन सजेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी। अमर्त्य सेन सजेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी, फर्स्ट है इट शुड बी कमोडिटी ओरिएंटेड, ठीक है। सेकेंड है इट शुड बी पीपल ओरिएंटेड। ऑप्शन थर्ड है द इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ द मोस्ट इम्पर्साइड पर्सन शुड बी इंश्योर्ड। ऑप्शन 4 है देयर शुड बी नेशन डिफेंस अलॉन्ग विद देयर इंटीग्रेशन इन द ग्लोबल इकोनॉमी। बताइए क्या हो जाएगा आंसर अमॉन्ग दीज। ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ऑप्शन बी है 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। ऑप्शन सी है 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट। एंड ऑप्शन डी 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझाव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है, फर्स्ट है इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, इसे जन उन्मुख होना चाहिए। थर्ड है सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। फोर्थ है विश्व अर्थव्यवस्था में इनके
एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। इनमें से आंसर बताना है आपको, कूट देके बताइए क्या आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए फटाफट क्या हो। ठीक है, ठीक है, इसे जन उन्मुख होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग अमर्त्य सेन सजेशन। ठीक है, और थर्ड है सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, ये भी सही है। और फोर्थ है विश्व अर्थव्यवस्था में इसके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए, इससे वस्तु उन्मुख नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर क्या हो जाएगा 23 का बी ऑप्शन हो जाएगा। 2, 3 एंड 4 सही है, 2, 3 तथा 4 सही हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 2, 3 तथा 4 सही है। ठीक है, 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। 23 का क्या हो जाएगा आंसर बच्चे, बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है नालंदा विहार वाज डिस्ट्रॉयड बाय। ठीक है, नालंदा विहार वाज डिस्ट्रॉयड बाय। ऑप्शन ए है बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, बताना है आपको नालंदा विहार वाज डिस्ट्रॉयड बाय। ऑप्शन 24 है निम्नलिखित में से नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया था। ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी ने, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी ने। सबको पता है नालंदा विश्व जो नालंदा विद्यालय था जिसे नालंदा विहार बोलते हैं, किसने डिस्ट्रॉय किया था ये। क्वेश्चन नंबर 24 का बताएं। ऑप्शन ए है बख्तियार खिलजी, क्या हो जाएगा, बख्तियार खिलजी द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 है ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत द टर्म मुकद्दम और चौधरी वाज यूज्ड फॉर whom। ठीक है, ऑप्शन ए विलेज हेडमैन, ऑप्शन बी है रेवेन्यू ऑफिसर, ऑप्शन सी विलेज अकाउंटेंट, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन 25 है दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था। ऑप्शन ए गांव के सरपंच के लिए, ऑप्शन बी राजस्व अधिकारी के लिए, ऑप्शन सी गांव के लेखाकार के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताए फटाफट बच्चे क्या हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा, विलेज हेडमैन। ठीक है, गांव के सरपंच के लिए। अच्छा, हम 25 तक पहुंच गए हैं, बहुत जल्दी से जा रहे हैं हम लोग, स्पीड अच्छी है। 25 का ए है गांव के सरपंच के लिए। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विलेज हेडमैन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है इन विच ईयर वॉज द टर्म सेकुलर एडिड टू द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऑप्शन ए है इन 1976, ऑप्शन बी इन 1972, ऑप्शन सी इन 1974, ऑप्शन डी इन 1970। बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 हिंदी में देख लेते हैं। भारतीय संविधान के उद्देश्य में प्रियम्बल में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष में जोड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन ए है 1976 में, ऑप्शन बी 1972 में, ठीक है, ऑप्शन सी 1974 में, ऑप्शन डी 1970 में। बताइए कब जोड़ा गया था। 26 का आंसर बताइए फटाफट बच्चे, कब जोड़ा गया था। 1976 में। ठीक है, ये जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर, सोशलिज्म एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, समाजवादी। ठीक है, सोशलिज्म, सेकुलर, सोशलिज्म और एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, ये 3 जो शब्द जोड़े गए थे यानी कि पंथ निरपेक्ष, समाजवादी एंड अखंडता शब्द जो जोड़े गए थे, ये 1976 अमेंडमेंट एक्ट 1942 के अकॉर्डिंग जोड़े गए थे। कब, 1942। ये इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान संशोधन को क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 1942 संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया था। ठीक है, 1942वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, 1942 का जो संविधान संशोधन है, ठीक है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं, यानी कि छोटा संविधान भी बोला जाता है। ठीक है, इतने इसने संशोधन किए हुए इसलिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा संशोधन जो अमेंडमेंट हुए हैं 1942 में ही हुए हैं। ठीक है, तो प्रेम्बल में 3 शब्द जो जोड़े गए थे वो थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ये तीनों शब्द 1976 में ही ऐड किए गए थे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे,
ए राइट आंसर हो जाएगा 1976 में। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं क्या पूछता है। एज अ रिजल्ट ऑफ द विच एक्ट डिड क्वीन विक्टोरिया हु वाज द रूलर ऑफ ब्रिटेन बिकम द सोवरेन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया इन 1858 विद द टाइटल इम्प्रेस ऑफ इंडिया। ठीक है, इम्प्रेस ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको बताना है, इसमें है ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ऑप्शन बी है रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल एक्ट, ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट। बताना आपको कि किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की शासिका थी 1858 में भारत की मालिका यानी कि इम्प्रेस ऑफ इंडिया बनी थी। इम्प्रेस से छोड़ना चाहिए, इम्प्रेस क्या होता है। ठीक है, इम्प्रेस ऑफ इंडिया बनी थी कि उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की प्रभु भी बन गई। कौन सा वो होगा, भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नियामक अधिनियम, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट। बताइए किसमें किसके तहत बनाई गई थी, ये कब बन गई थी, कब सौंपा गया था। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। 27, ठीक है, आंसर था भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में ये थी। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका पूरी जो कंट्रोल था अपने हाथों में ले लिया था। ठीक है, किसके हाथों में आ गया था, महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गया था। ठीक है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे 27 तक हो गए फटाफट। 28 दोनों लैंग्वेज हमें पढ़ना पड़ रहा है ना। ठीक है, तो थोड़ा दिक्कत तो हो ही रही है। ठीक है, आप लोग बताइएगा किस लैंग्वेज में आप प्रेफर करेंगे, उसी लैंग्वेज में आपको करा देंगे। ठीक, बाईलैंग्वेज है। ठीक है, तो हम दोनों ही बच्चे जो हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम हो, दोनों ही मेरे लिए बराबर इक्वल की, ठीक है, इक्वल ही, ठीक है, दोनों ही इक्वल है हमारे लिए, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो। क्वेश्चन नंबर 28 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज promulgated on the January 26, 1950 because ऑप्शन ए है इट वाज एट एन ऑक्सपिशियस डेट था। ठीक है, ये एक शुभ दिन था। ऑप्शन बी है इट वाज द विश ऑफ द दोज हु फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन सी द ब्रिटिश वर नॉट रेडी टू लीव इंडिया बिफोर दिस डेट। ऑप्शन डी है दिस डे वाज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे सिंस 1929। आपको बताना है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रख्यापित किया गया था, क्योंकि ऑप्शन ए यह एक शुभ दिन था। ठीक, ऑप्शन बी संविधान को रूप देने वालों की यह इच्छा थी। ऑप्शन सी अंग्रेज इस तारीख को पहले भारत छोड़ने को तैयार नहीं थे। ऑप्शन डी है इस दिन को 1929 से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। ठीक है, यही आंसर हो गया। ठीक है, दिस डे वॉज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे सिंस 1929। लाहौर रावी नदी के किनारे, ठीक है, लाहौर में रावी नदी के किनारे पंडित नेहरू ने पहली बार झंडा फहराया था। ठीक है, वहीं से ये पहली बार उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की क्या बोलते स्वराज्य की घोषणा कर दी थी। ठीक है, इस दिन को 1929 से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लग गया था। ठीक है, इसीलिए ये दिन शुभ था। ठीक है, इसलिए ये दिन था तब 26 जनवरी 1950 इसको प्रख्यापित किया गया था। ठीक है, पहले ये क्या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे, फिर इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लग गए। ठीक है, क्या हो गया आंसर, 28 का आंसर क्या हो गया बच्चे, डी। डी हुआ ना, ऑप्शन डी। आप लोग कमेंट वगैरह नहीं करते हैं। ठीक है, जब कमेंट नहीं करेंगे तो जैसे बोलते ना, हम लोग जैसे बचपन में कहानियां सुनते थे अपनी दादी नानी से, तो बीच में बोलती थी वो कि हाँ हूँ करते जाना, जिससे उन्हें इंटरेस्ट आता था आगे कहानी बढ़ने में। अब हमारे तो हम हैं ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हमें तो आप लोग दिख नहीं रहे हैं। अगर आप लोग कमेंट करते तो उससे हमें ये मिलता है कि हाँ बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, उससे आगे पढ़ाने का मन भी करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको बताना है कौन से जो पार्ट हैं वो करेक्टली मैच नहीं है, इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, प्रोविजन दिए और एक तरफ भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ऑप्शन ए है ऑफिशियल लैंग्वेज है, पार्ट किस में दिए गए हैं, 17 में। ठीक है, ऑप्शन बी है यूनियन टेरिटरी, ठीक है, पार्ट है 8th में। ऑप्शन सी है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया से, पार्ट किस में है, ये किसको डिनोट करता है। ठीक है, एक मिनट बच्चे,
10 को ही डिनोट तो करता है, हाँ ठीक है। और ऑप्शन डी है इलेक्शन, पार्ट कितने 15, 11 दिया है, सॉरी हमने तो पहले ही इसको कर दिया, ठीक है। ये क्या है 11 दिया है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। प्रावधान दिया है, संविधान का भाग दिया है, ऑप्शन 1 राजभाषा है, भाग किस में है 17 में है क्या, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, ठीक है 17 में है क्या। और बी में है संघराज क्षेत्र, ये 8 में है, भाग 8 में है। और सी में है अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र, ये 10 में है। और वहीं निर्वाचन है, ये क्या 11 में है, आपको बताना है कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए बेटा, बेटा बताइए क्या होगा आंसर। 29 का क्या हो जाएगा, डी होगा। निर्वाचन किस में दिया गया बताइए, भाग 11 में है क्या, गलत है। निर्वाचन किस में, भाग 15 में है बच्चे, ठीक है 11 में नहीं है, 15 में है, ठीक है भाग 15 में। भाग अच्छे से याद करना, ठीक है अच्छे से याद कर लेना, भाग बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। भाग 15 में है निर्वाचन, इलेक्शन, ठीक है। इलेक्शन किस में है, पार्ट 15 में है, ठीक है 15 में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द रिसेंट डिस्कशन रिगार्डिंग द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड होल्ड द पोजीशन एट द प्रेसिडेंट प्लेजर, ठीक है। बोलते हैं ना प्रसाद, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जिसे बोलते हैं प्लेजर। सेकंड स्टेटमेंट दिया है द गवर्नर कैन डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। थर्ड दिया गया है द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कुछ मिला यहाँ पे मिटा हुआ है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्स द गवर्नर टू बी द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ऑप्शन है ओनली 1 and 2, ऑप्शन बी ओनली 2 and 3, ऑप्शन सी ओनली 1 and 3, ऑप्शन डी 1, 2 and 3, ठीक है। अभी बताया कि हाल ही में चर्चा में रहे, हिंदी में देख लेते हैं, राज्यों के राज्यपालों से संबंधित घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करता है। सेकंड है राज्यपाल राज्य विधानमंडल को भंग कर सकता है, ठीक है। थर्ड है संविधान में स्पष्ट रूप से राज्यपाल को राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख घोषित किया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, आपको ये हमने बता दिया, वो कोट वही रहेंगे। बताइए ऑप्शन क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है घटना चक्र जो सायस की निकाली उनसे हम कहेंगे, ठीक है, कि थोड़ा बच्चों को देख के आंसर बताइए, क्योंकि इसमें आंसर गलत बताया है बच्चे, ठीक है, आंसर गलत बताया है। आंसर इसमें क्या बता रहे हैं, अगर इसका आंसर देखें अकॉर्डिंग घटना चक्र के, तो इन्होंने ए बताया केवल 1 और 2, ठीक है। कौन से कथन सही है, केवल 1 और 2। हम इसको तो बिल्कुल नहीं मानेंगे क्योंकि अभी बता रहे हैं, ठीक है। बाई मिस्टेक भी हो सकता है, इसमें हम उनसे कुछ कह नहीं रहे, बाई मिस्टेक भी हो सकता है, ठीक है। देख लेते हैं पहले। फर्स्ट है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के प्लेजर के अकॉर्डिंग ही इसको रहना होता है राज्यपाल को, ठीक है। सेकंड है राज्यपाल राज्य विधानमंडल को भंग कर सकता है। कहाँ से कर सकता है, राज्य विधानसभा को भंग से करता है, विधानमंडल को नहीं कर सकता बच्चे। क्योंकि अगर देखेंगे राज्य जो विधानमंडल होता है, ठीक है, राज्य जो विधानमंडल होता है ये 2 चीजों से मिलकर बनता है। जैसे कि पार्लियामेंट संसद है, 3 चीजों से मिलकर बनती है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से। उसी प्रकार जो राज्य का विधानमंडल है 2 चीजों से बनता है, विधानसभा और विधान परिषद से, विधानसभा और विधान परिषद से, ठीक है। तो अगर जब विधानमंडल को पूरा भंग करेगा तो विधान परिषद भी तो भंग होगी, क्योंकि राज्यपाल है, विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता, डिसॉल्व नहीं कर सकता है विधान परिषद को, स्टेट काउंसिल को डिसॉल्व नहीं कर सकता, ओनली स्टेट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। ओनली हाँ, जहाँ पे विधान परिषद नहीं है तो वहाँ हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कहीं के 6 जो राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है, तो वहाँ वो क्या है, सिर्फ विधानसभा को भंग कर सकता है, विधान परिषद को नहीं कर सकता है। तो ये तो फिर बिल्कुल गलत है, ये सही कैसे हो जाएगा, इसमें मतलब विधानमंडल को भंग कर सकता है। और थर्ड दिया है संविधान में स्पष्ट रूप से राज्यपाल को राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख घोषित किया गया, नहीं किया गया, ये कहीं पे संविधान में नहीं दिया गया है। तो ओनली क्या हो जाएगा, ओनली एक ही इसका राइट आंसर हुआ है, केवल एक ही राइट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है, केवल एक ही राइट आंसर होगा, ठीक है, केवल एक ही राइट आंसर होगा यहाँ पे बच्चे, केवल एक, यहाँ पे ये मिटाएंगे, ठीक है, केवल एक ही राइट आंसर होगा,
ठीक है, क्योंकि राज इसमें लिखा कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल को भंग कर सकता है, विधानमंडल को नहीं, विधानसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, किसको? विधानसभा को भंग कर सकता है। स्टेट विधानमंडल, ये यहाँ पे इन्होंने लिख के ही गलत कर दी, ये सही है। यहाँ पे इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो ये सही हो जाएगा 1 और 2, तब ये सही हो जाएगा। इंग्लिश वर्जन सही है इसका। ठीक है, हिंदी वर्जन यहाँ विधानमंडल न लिख के विधानसभा लिखना चाहिए था। ठीक है, सभा लिखना चाहिए, तब सही होता है बच्चे। ठीक है, तब ये जाके सब सही होता है, विधानसभा। ठीक है, राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है, तब हो जाता है ये सही। ठीक है, तब फिर आंसर क्या हो जाएगा ये, तब ये आंसर हो जाता है ए। ठीक है, तब ये आंसर ए हो जाता। ठीक है, इसलिए हमेशा इंग्लिश का वर्जन देखा करिए, क्योंकि हिंदी के चक्कर में कई बार मेरे भी क्वेश्चन गलत हो गए हैं। ठीक है, हिंदी के चक्कर में हमेशा इंग्लिश का वर्जन देखिए। इंग्लिश ही आयोग ने भी कहा है कि अगर कहीं भी प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ तो वो किसको मानेगा? इंग्लिश वर्जन को मानेगा, हिंदी को नहीं मानेगा। ठीक है, इसलिए कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप फंस रहे हैं तो तुरंत उसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। ठीक है, तब ये सही होगा, यहाँ विधानसभा लिखना चाहिए, तब होगा। ठीक है, चल क्यों नहीं रहा है? 1 मिनट बच्चे। अच्छा, कोई दिक्कत पता नहीं बच्चे क्या हो रही है पेन में। हाँ ठीक है, ठीक है, क्या हो गया? तब ये ए हो जाएगा। ठीक है, तब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, तो ऑप्शन ए तब हो गए, हम विधानसभा कर दिया जाए। इंग्लिश का वर्जन सही था, इसलिए इंग्लिश का ये सही है। ठीक है, इसलिए हम हिंदी में कंफ्यूज हो गए। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या है? 31 पे चलते हैं, 31 पे। ठीक है, 31 है, कंसीडर द रिसेंट नीति आयोग रिपोर्ट्स एंड द चैलेंज ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म है। ठीक है, फर्स्ट, नीति आयोग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ द मिक्स्ड स्टेट पार्टनर्स इन पॉलिसी मेकिंग। सेकेंड है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मीन्स कोलैबोरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन बिटवीन द सेंटर्स एंड द स्टेट। थर्ड है, द जीएसटी काउंसिल इज एग्जाम्पल ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको बताना है। 31 है, हालिया नीति आयोग रिपोर्ट्स और सहकारी संघवाद की चुनौतियों के संदर्भ में विचार करना। फर्स्ट, नीति आयोग संवैधानिक संस्था है जो राज्यों को नीति निर्धारण भागीदार बनाती है। सेकंड है, सहकारी संघवाद का अर्थ है केंद्र राज्यों के बीच सहयोगात्मक प्रशासन। थर्ड है, जीएसटी परिषद संघीय ढांचे का उदाहरण। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 2 और 3 है, बी है केवल 1 और 2 है, सी है केवल 1 और 3 है, और डी है 1, 2 और 3। बताइए आंसर 31 का आंसर क्या हो जाएगा? बस ठीक है, इसमें बताया नीति आयोग संवैधानिक संस्था और राज्यों की नीति निर्धारण भाग नहीं, ये संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है, ये संवैधानिक संस्था नहीं है, तो इसलिए तो पहले ही गलत हो जाएगा। इट इज़ अ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, ठीक है, ये संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है, कैबिनेट के मीटिंग के द्वारा फिर इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है, सहकारी संघवाद का अर्थ है केंद्र राज्यों की सहयोगात्मक प्रशासन, ये सही है। ठीक है, ये सही है, और जीएसटी परिषद संघीय ढांचे का एक उदाहरण है, ये भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 31 का ऑप्शन ए 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीति आयोग का क्या है? संवैधानिक संस्था नहीं बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग को फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन विथ आनंद मोहन बोस? ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन डी सुरेंद्र बनर्जी। ठीक है, आपको बताया ना 32 निम्नलिखित में से किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी में दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन डी सुरेंद्र बनर्जी। बताइए 32 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? किसने की थी? सुरेंद्र बनर्जी। ठीक है, आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी।
नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 है, मित्र मेला वॉज रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय, ऑप्शन है खुदीराम बोस, ऑप्शन बी विनायक सावरकर, ऑप्शन सी है शिशिर कुमार बोस, ऑप्शन डी है भूपेंद्र नाथ बोस। बताइए क्या हो जाएंगे। 33 है, मित्र मेला द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था, किसके द्वारा किया गया था ये। ऑप्शन खुदीराम बोस के द्वारा, बी विनायक सावरकर है, सी शिशिर कुमार घोष है और डी है भूपेंद्र नाथ बोस। बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा बच्चे। क्या है, विनायक सावरकर। क्या हो जाएगा, विनायक सावरकर द्वारा। मित्र मेला विनायक सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। हु रोट दिस लाइन्स। ऑप्शन ए बिस्मिल अजीमाबादी, ऑप्शन बी है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी है भगत सिंह, ऑप्शन डी है चंद्रशेखर आजाद। बताइए 34 का आंसर क्या हो जाएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है। बताइए किसने दिया था ये 34। बिस्मिल थर्टी 34 का आंसर हो जाएगा ए बिस्मिल अजीमाबादी, ए आंसर हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है, बिस्मिल अजीमाबादी हैं, ठीक है, जिन्होंने ये दिया था, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 है, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड द लाठी क्लब। ठीक है, ऑप्शन ए है भगत सिंह, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी बिपिन चंद्रपाल। आपको बताना है 35 में लाठी क्लब की जो स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। भगत सिंह ने, लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने, बिपिन चंद्रपाल ने। बताइए 35 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे। सभी जानते बाल गंगाधर तिलक ने की थी, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। नेक्स्ट चलेंगे लाठी क्लब की स्थापना। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 में पूछा गया मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ठीक है, एक तरफ तो दिया गया है हाँ, एक तरफ लिस्ट फर्स्ट है, लिस्ट सेकंड दिया है, ठीक है। एक में ये जमींदारी, एग्रीकल्चर, अर्बन, चारागाह, पॉस्चर। ठीक है, आपके देखिए सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है। फर्स्ट है चारागाह है, सिंधु घाटी सभ्यता, जमींदारी, उत्तरवादी समाज, थर्ड है कृषक, ऋग्वेद समाज, नगरी है मध्यकाल। अब आपको इन्हें मिलाना फिर आंसर निकलेगा, मैच करना फिर आंसर निकलेगा। ठीक है, आइए मैच कर लेते पहले। 36 सिंधु घाटी सभ्यता, एक ऑफ 4। कौन सा आंसर है, आंसर बताइए। ये बार बार आ जाता है, इसको पहले हम हटाएं तब आंसर निकालें ना। इसको कहाँ ले जाएं, अरे यहाँ आ जाओ यार 2 मिनट के लिए, आंसर निकालने दो हमको। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए का 4 है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, नगरी सभ्यता थी, ठीक है। और बी का 3rd हो गया कृषक, उत्तर वैदिक समाज था, कृषक समाज था, ठीक है, कृषक समुदाय था। और सी का 1st है ऋग्वैदिक समाज था, चारागाह, ठीक है। और डी का 2 है जमींदारी, मध्यकाल में आई, ठीक है, जमींदारी क्या मध्यकाल में आई। तो क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4, बी का 3, सी का 1st, डी का 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा 36 का, डी आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, 36 का। चारागाह ऋग्वैदिक समाज, जमींदारी मध्यकाल, कृषक उत्तरवैदिक समाज और नगरी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्बन सिविलाइजेशन थी, ठीक है, अर्बन सिविलाइजेशन थी, सबको पता है, इट इज अ अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देख लें, अर्बन सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, जमींदारी थी कौन सी, यानी कि मेडिवल पीरियड था, एग्रीकल्चर था, पोस्ट वैदिक पीरियड था, और ऋग्वैदिक समाज था, ऋग्वैदिक सोसाइटी थी, पास्चर। ठीक है,
ऑप्शन डी हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट चलते क्या है, इसको बिल्कुल कोने में कर दे रहे हैं, एक मिनट है। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 37 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इन द अर्ली जैन लिटरेचर रिटन, ठीक है, कौन सी है जिसमें जो जैन लिटरेचर है लिखे गए हैं, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। फर्स्ट ए अर्धमागधी, बी है ऑप्शन बी है पाली, ऑप्शन सी प्राकृतिक, ऑप्शन डी संस्कृत। किसमें लिखे गए हैं, किसमें लिखे गए हैं, 37 का आंसर बताइए फटाफट, ठीक है। किसमें लिखे हैं, अर्धमागधी में लिखे गए हैं। जैन जो लिटरेचर है अर्धमागधी में लिखे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, रिगार्डिंग द स्टेचू ऑफ नटराज, ठीक है, रिगार्डिंग द स्टेचू ऑफ नटराज द गॉड ऑफ डांस, ठीक है, द गॉड ऑफ डांस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। फर्स्ट है, दिस स्टैचू रिप्रेजेंट शिवा विद 4 डांसिंग आर्म, ठीक है। सेकेंड है, इन हिज राइट ईयर ही वेयर एन ईयरिंग ऑफ अ मेल एंड इन हिज लेफ्ट ईयर एन ईयरिंग ऑफ फीमेल, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, आपको बताना है। नटराज नृत्य भगवान मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। फर्स्ट है, यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 भुजाओं वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। सेकंड है, अपने दाएं कान में यह पुरुष का कुंडल पहने हैं और बाएं कान में एक महिला का, अर्धनारीश्वर जिसे बोलेंगे। नीचे दिए कुर्सी से उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। कूट है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, और डी होगा ना तो 1 ना ही 2। बताइए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, ठीक है। 38 का आंसर बताइए बच्चे क्या हो जाएगा, ठीक है। यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 भुजा वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है, बिल्कुल सही है। अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने और बाएं में एक महिला का, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। 38 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। फर्स्ट है, इट इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट इनिशिएटेड अंडर द नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट NRLP। सेकंड है, दिस प्रोजेक्ट एम्स द ट्रांसफर सरप्लस वाटर फ्रॉम द बेतवा रिवर टू द केन रिवर। थर्ड है, बोथ केन एंड बेतवा आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगेस, ठीक है, ऑफ द गंगेस। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ओनली आपको बताना, ऑप्शन ए ओनली फर्स्ट, ऑप्शन बी ओनली फर्स्ट एंड 3, ऑप्शन सी ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन डी ओनली 2 एंड 3, ठीक है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। आपको बताना क्या हो जाएगा, 39 का आंसर बताइए। कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। फर्स्ट है, यह राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना NRLP के अंतर्गत प्रारंभ की गई पहली परियोजना है। सेकंड है, परियोजना बेतवा नदी से केन नदी में अधिशेष जल स्थानांतरित करने का लक्ष्य रखती है। थर्ड है, केन और बेतवा दोनों गंगा की सहायक नदियां हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी केवल 2 और 3। बताइए आंसर क्या हो जाएगा 39 का। 39 का आंसर फटाफट बताइए, ठीक है। ऑप्शन है, यह राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना NRLP के अंतर्गत प्रारंभ की गई पहली परियोजना, ठीक है। इट इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट इनिशिएटेड अंडर द नेशनल रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट NRLP, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड दिया गया, यह परियोजना बेतवा नदी से केन नदी में अधिशेष जल स्थानांतरित करने का लक्ष्य रखती, गलत है, ये उल्टा लिख दिया है। यह परियोजना है जो केन नदी से बेतवा नदी में जल को स्थानांतरित करेगी, जिससे ये जो बेतवा नदी जब जाएगी सूखा क्षेत्र से जाती है, जिससे वहाँ पर सिंचाई इरिगेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, इसलिए ये लिंकेज किया गया है, ठीक है, रिवर का। थर्ड है, केन और बेतवा दोनों गंगा की सहायक नदियां हैं, ये भी गलत है। गंगा की कहाँ से सहायक हैं, केन और बेतवा दोनों ही यमुना की सहायक नदियां हैं, यमुना की ट्रिब्यूटरी से हैं, ठीक है। कौन से, केन और बेतवा, तो कौन से, ये 3 भी गलत हो गया हमारा स्टेटमेंट, ठीक है। और सेकंड तो हमारा गलत था ही, तो ओनली क्या बचा, 1 बचा है, तो ओनली 1 है करेक्ट, ठीक है, ओनली 1। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन ए इसका क्या है, राइट आंसर होगा। 39 का आंसर क्या हो गया बच्चे, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हुआ, ठीक है। फटाफट कर लेते हैं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, अब टेस्ट की बारी, अब देख लेते हैं अब टेस्ट में आप कितना कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पे कमीशन, ठीक है। पे कमीशन के बारे में पता है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ constituted by the central government every 5 years. Second है, it suggests a formula for the recalibration of the dearness allowances DA and
DR, ठीक है। थर्ड है द रिकमेंडेशन ऑफ द पे कमीशन अप्लाई ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड हैव नो इम्पैक्ट ऑन द स्टेट्स, ठीक है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कोड दिया गया है ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, बी ओनली 2, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, डी है ओनली 1 एंड 3। आंसर बताइए क्या हो जाएगा। वेतन आयोग के बारे में है क्वेश्चन नंबर 40। वेतन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है इसका गठन केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। सेकंड है यह महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर के पुनर्निर्धारण हेतु फॉर्मूला समझाता है। थर्ड है सुझाता है। थर्ड है वेतन आयोग की सिफारिशें केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती हैं और राज्य सरकार पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है आपको कूट से बताने हैं। कूट मैंने पहले इंग्लिश में पढ़ दिया, कूट पे ही रहेंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएंगे। 40 का आंसर बताइए फटाफट, ठीक है। इसका गठन केंद्र सरकार का 5 वर्ष में नहीं 10 वर्ष में किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे गलत है, 10 वर्ष में किया जाता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। 10 वर्ष में यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। 10 वर्ष में किया जाता है। यह महंगाई भत्ते डी और महंगाई राहत डीआर के पुनः निर्धारण हेतु फॉर्मूला सुझाता है, ठीक है, ये सही है, ठीक है। और थर्ड दिया है वेतन आयोग की सिफारिशें केवल केंद्र सरकार या कर्मचारी पर लागू होती है और राज्य पर नहीं, ये गलत है, राज्य सरकार पर भी लागू हो सकती है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, कथन सही बताया था, केवल 2 है, केवल 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का, ओके। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। एक्चुअली टाइम का बाउंडेशन है बच्चे, ठीक है। टाइम का बाउंडेशन है, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि एक्सप्लेनेशन दे फिर आप वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बच्चे, टाइम ही कहाँ है अपने पास इतना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है द रियल जीडीपी ग्रोथ रेट्स हैज डिक्रीज, ठीक है। द रियल जीडीपी ग्रोथ रेट्स हैज डिक्रीज इन 2024 से 25 while the nominal rates in relatively higher. Which is the following policy responsible would be considered the most appropriate? फर्स्ट है ऑप्शन ए है tightening monetary policy the control demand. ऑप्शन बी है promoting supply side reform enhance productivity. सी है increasing indirect tax to boost revenue. ऑप्शन डी है कटिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर टू रिड्यूस द डेफिसिट. बताइए क्या हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 41 है जीडीपी की वास्तविक वृद्धि दर 2024 से 25 में घटी है जबकि नाम मात्र दर अपेक्षाकृत अधिक है. निम्न में से कौन सी नीति प्रतिक्रिया सबसे उपयुक्त मानी जाती है. ऑप्शन ए मौद्रिक नीति को कठोर करना जिससे मांग नियंत्रित हो सके. ऑप्शन बी है आपूर्ति पक्ष सुधारों को प्रोत्साहन देना जिससे उत्पादकता बढ़ाई जा सके. ऑप्शन सी है अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि करना जिससे राजस्व बढ़ाया जा सके. ऑप्शन डी सार्वजनिक व्यय में कटौती करना जिससे घाटा कम किया जा सके यानी कि डेफिसिट को कम किया जा सके. बताया 41 का आंसर बताया फटाफट बच्चे क्या हो जाएगा. ठीक है 41 का आंसर हो जाएगा कि आपूर्ति पक्ष सुधारों को प्रोत्साहन देना जिससे उत्पादकता बढ़ाई जा सके. ठीक है क्या हो जाएगा प्रमोटिंग सप्लाई साइड रिफॉर्म द एनहांस प्रोडक्टिविटी. ठीक है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है बी राइट आंसर होगा. ठीक है बी क्या हो जाएगा बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 41 का आंसर क्या हो जाएगा बी. ठीक है आपूर्ति पक्ष सुधारों को प्रोत्साहन देना जिससे उत्पादकता बढ़ाई जा सके. नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 42. अच्छा मुझे भी दुखने लग गया मेरा तो आज. क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं. व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रस्ट इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द इंडिया एंड अमेरिका in 2024. ठीक है What is the main objectives of the trust initiative launched by India and America in 2025? Option A है to increase bilateral defense trade. Option B to empower strategic partnership through strategic technologies. Option C है to make joint investment to reduce trade deficit. Option D to ensure energy security under civil nuclear cooperation. बताइए आंसर इसका क्या होगा. भारत और अमेरिका द्वारा हिंदी में भी बता दे रहे हैं आपको. भारत और अमेरिका द्वारा 2025 में शुरू की गई ट्रस्ट पहल का मुख्य उद्देश्य क्या होगा. ऑप्शन ए है टू इंक्रीज बायलैटरल डिफेंस ट्रेड यानी कि द्विपक्षीय रक्षा व्यापार को बढ़ावा देना. ऑप्शन ए. ऑप्शन बी में दिया है सामरिक तकनीकों के माध्यम से रणनीतिक साझेदारी को सशक्त करना. ऑप्शन सी व्यापार घाटे को कम करने के हेतु साझा निवेश करना. ऑप्शन डी होगा टू इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी अंडर सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन. डी होगा नागरिक परमाणु सहयोग के तहत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना. बताइए 42 का आंसर क्या हो जाएगा. आंसर ठीक है क्या हो जाएगा सामरिक तकनीकी के माध्यम से रणनीतिक साझेदारी को सशक्त करना यानी कि टू एम्पावर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थ्रू स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज. ठीक है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है ऑप्शन बी इज
बी अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। हाउ मैनी मेडल्स डिड उत्तर प्रदेश विन इन द 38th नेशनल गेम्स? ठीक है, 38th नेशनल गेम्स 2025 एंड व्हाट वाज इट्स रैंक? ठीक है, ऑप्शन ए है 15 मेडल्स 10th रैंक, ऑप्शन बी 56 मेडल्स 13th रैंक, ऑप्शन सी 49 मेडल्स 12th रैंक, ऑप्शन डी है 63 मेडल्स 14th रैंक। आपको बताना है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तर प्रदेश ने कुल कितने पदक प्राप्त किया और उसकी रैंक क्या है, क्या रही बताइए। 43 का आंसर बताइए। ठीक है, क्या थी? 56 पदक थे, यानी कि 56 मेडल थे और 13 रैंक थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 56 मेडल्स थे और 13 रैंक थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? 43 होगा, फटाफट करेंगे बच्चे। 75 क्वेश्चन करने हैं, इसलिए हम कहीं पे ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, कहीं आपको लग रहा होगा कि मैम इतना जल्दी कर रही हैं, क्योंकि टाइम कम है और क्वेश्चन ज़्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 फाइनल मैच? ऑप्शन है दिस मैच वॉज प्लेड एट द मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका वॉन देयर फर्स्ट टाइटल in this edition, option C India was the runner up, ऑप्शन डी है स्टीव स्मिथ वॉज डिक्लेयर्ड प्लेयर ऑफ द मैच। बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप से है 2023-25 के फाइनल मैच के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? आपको बताना ऑप्शन ए, यह मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था, ऑप्शन बी बताना दक्षिण अफ्रीका ने संस्करण अपना पहला खिताब जीता, ऑप्शन सी है भारत उपविजेता रहा, और डी स्टीव स्मिथ जो मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है। बताइए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए बेटे, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका ने इस संस्करण में अपना पहला खिताब जीता, ये सही है। कथन कौन सा सही है? साउथ अफ्रीका वॉन देयर फर्स्ट टाइटल इन दिस एडिशन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, आइए पढ़ते हैं। द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द चेनाब रेल ब्रिज इन इंडिया रिलेटेड टू, ऑप्शन ए फैसिलिटेटिंग वाटर कनेक्टिविटी बिटवीन लद्दाख एंड जम्मू, ऑप्शन बी है कनेक्टिंग श्रीनगर टू लेह बाय वाटरवे, ऑप्शन सी दिया एस्टेब्लिशिंग अनइंटरप्टेड रेलवे कनेक्टिविटी फ्रॉम जम्मू टू कश्मीर वैली, ऑप्शन डी है स्टार्टिंग नेविगेशन सर्विसेज ऑन द चेनाब रिवर। बताइए विच आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में चेनाब रेल पुल की स्थापना रणनीतिक महत्व निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारत में जो चेनाब रेल पुल की स्थापना का रणनीतिक महत्व निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है लद्दाख जम्मू कश्मीर के बीच जल संपर्क सुलभ करना है, ऑप्शन बी श्रीनगर से लेह को जलमार्ग से जोड़ना है, ऑप्शन सी जम्मू को कश्मीर घाटी तक अखंड रेलवे संपर्क बनाना है, ऑप्शन डी चेनाब नदी पर नौवहन सेवाएं आरंभ करना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? 45 का आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर घाटी तक अखंड रेलवे संपर्क बनाना, यानी कि क्या है? स्टेब्लिशिंग अनइंटरप्टेड रेलवे कनेक्टिविटी फ्रॉम जम्मू टू कश्मीर वैली। ठीक है, जम्मू टू द कश्मीर वैली, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाट एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन प्राइमरली डिटरमाइन द डेट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग द महाकुंभ। ठीक है, कौन सा था? ऑप्शन ए द ज्योडेटिक पोजीशन ऑफ द जुपिटर द सन एंड द मून, ऑप्शन बी है द पोजीशन ऑफ राहु एंड केतु, ऑप्शन सी है द पोजीशन ऑफ द सोलर एक्लिप्स, ऑप्शन डी है द पोजीशन ऑफ द उत्तरायण संक्रांति। ठीक, बताइए क्वेश्चन नंबर 46 है, हिंदी में बता दे रहे हैं आपको। महाकुंभ के आयोजन की तिथि निर्धारित करने में मुख्यतः किन खगोलीय स्थितियों की भूमिका होती है? ठीक है, व्हाट एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन primarily determine the date of the organizing the महाकुंभ। ठीक है, ऑप्शन होता है बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की राशि की स्थिति, ऑप्शन बी है राहु और केतु की युति, ऑप्शन सी है सूर्य ग्रहण की स्थिति, ऑप्शन डी होगा उत्तरायण संक्रांति की स्थिति। ठीक है, 46 का आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की राशि की स्थिति होगी, स्थिति का अकॉर्डिंग महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन है द ज्योडेटिक पोजीशन ऑफ द जुपिटर द सन एंड द मून, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47। देखते क्या बोल रहा है। अंडर विच मिशन वाज
शुभांशु शुक्ला सेंट इनटू ऑर्बिट ऑन जून 25, 2025। ठीक है, बताइए अंडर विच मिशन वाज शुभांशु शुक्ला सेंट इनटू ऑर्बिट ऑन जून 25, 2025। ठीक है, ऑप्शन ए गगनयान मिशन, ऑप्शन बी है चंद्रयान 4 मिशन, ऑप्शन सी एक्सियोम 4 मिशन, ऑप्शन डी है स्पेसएक्स वायोम मिशन। बताइए किस में गए थे शुभांशु शुक्ला। आइए हिंदी में बता देते हैं। शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत 25 जून 2025 को अंतरिक्ष की कक्षा में भेजे गए थे। ऑप्शन ए गगनयान मिशन के द्वारा, ऑप्शन बी चंद्रयान 4 मिशन के, ऑप्शन सी एक्सियोम 4 मिशन के द्वारा, या फिर डी स्पेसएक्स वायोम मिशन द्वारा। बताइए क्वेश्चन नंबर 47 बताएं, फटाफट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन फटाफट करने हैं, कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, जल्दी से कर लेते हैं, जल्दी से कर लेते हैं। आज का टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा पीसीएस का। ये आंसर हो जाएगा 47 का सी एक्सियोम 4 मिशन के द्वारा। ये एक्सियोम 4 मिशन है, इसके द्वारा शुभांशु शुक्ला 25 जून 2025 को अंतरिक्ष की कक्षा में भेजे गए थे। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48। आइए पढ़ लेते हैं। विच 3 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स वर ग्रांटेड मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट स्टेटस इन मई 2025। ठीक है, आपको बताना है मई 2025 में किन 3 सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए भेल हॉल एनटीपीसी, ऑप्शन बी एवीएनएल एमआईएल आईओएल, ऑप्शन सी भेल आईओसीएल डीआरडीओ, ऑप्शन डी सेल गेल रिटेल। बताइए कौन सा होगा जिसे अभी मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा प्राप्त किया गया है 2025 मई 2025 में। बताइए आंसर 48 का आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा होगा। बी एबीएनएल मिल आईओएल, इनको दिया गया है अभी मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। ठीक है, एबीएन मिल आईओएल। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते क्या पूछ रहा है। 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, वन इज कॉल्ड द असर्शन ए एंड वन अदर कॉल्ड द रीजन ए। ठीक है, एक तो असर्शन है, एक रीजन का है। असर्शन रीजन काफी पूछे जाते हैं। असर्शन ए है इंडिया हैज सेट गोल टू सेंड मैन जूनियर मिशन बाय 2025। अच्छा, जूनियर ने लूनियर मिशन है ये। ठीक है, लूनियर मिशन होना चाहिए। हाँ, लूनियर मिशन बाय, एक मिनट बच्चे, मिशन बाय 2035। रीजन आर है द एक्सपीरियंस फ्रॉम द इंडियन स्पेस स्टेशन विल प्रोवाइड द नेसेसरी टेक्निकल फाउंडेशन फॉर द लॉन्ग टर्म ह्यूमन मिशन। चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको बताने हैं। नीचे देखें 49, नीचे 2 कथन दिया गया जिनमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को आर कहा गया। अभिकथन ए है भारत ने 2035 तक मानवयुक्त चंद्र मिशन भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कारण आर है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के अनुभव से दीर्घकालीन मानव अभियानों के लिए आवश्यक तकनीकी आधार मिलेगा। सही विकल्प चुनना आपको। अब ए बी सी डी में कौन सा होगा आंसर अभी देख लेते हैं। ये ठीक है, भारत ने 2035 तक मानवयुक्त चंद्र मिशन भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया, गलत है। ठीक है, 2040 तक किया है इन्होंने। ठीक है, 2040 तक किया है इन्होंने, और 2035 तक तो इन्होंने बास यानी कि भारत अंतरिक्ष स्टेशन अपना, भारत ने 2035 तक भारत अंतरिक्ष स्टेशन खोलने का यानी बनाने का मिशन निर्धारित किया। 2040 तक तो मानव चंद्र मिशन भेजेंगे। ठीक है, ये निर्धारित किया, तो ये तो गलत हो गया। कारण आ रहा है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के अनुभव से दीर्घकालिक मानव अभियानों के लिए आवश्यक तकनीकी आधार मिलेगा। ठीक है, ये सही है। ठीक है, ये सही होगा आंसर। ठीक है, और ए तो ए गलत है, आर सही है। ए गलत है, एक मिनट देखिए, इसमें तो ये दिया नहीं है 49 का आंसर। ठीक है, इसमें हाँ ऐसा दिया नहीं, तो केवल आर से ये दिया, वही हम कंफ्यूज हो गए। अरे बाबा, यहाँ आ जाओ। ठीक है, क्या हो गया, केवल आर सही है, केवल आर सही, तो डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से भी आपको तैयार होना चाहिए। केवल आर सही है, 49 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ओनली आर इज करेक्ट। ठीक है, ओनली आर इज करेक्ट। 49 तो हो गया, अब चलते हैं 50। फटाफट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है। ड्यूरिंग विच मेजर इवेंट was the International Bird Festival 2025 held? ऑप्शन ए बसंतोत्सव, ऑप्शन बी महाकुंभ, ऑप्शन सी गंगा रिवर फेस्टिवल, ऑप्शन डी इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2025 का आयोजन किस प्रमुख आयोजन के दौरान हुआ था। ऑप्शन ए बसंतोत्सव के दौरान हुआ था, ऑप्शन बी महाकुंभ, ऑप्शन सी गंगा नदी उत्सव के
ऑप्शन डी है इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बताइए क्या होगा था। ये तो क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हो गया है, क्वेश्चन नंबर 50 कई बार रिपीटेड हो चुका है। कब हुआ था ये? महाकुंभ के दौरान किया गया था। आपको पता है, आपने पढ़ा होगा करंट में, महाकुंभ के दौरान ये किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया इसके। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ऐसे चलते क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। ठीक है, ऑप्शन ए है टर्गर दबाव होता है, टर्गर प्रेशर होता है। ऑप्शन बी है परासरण यानी कि ऑस्मोसिस। ऑप्शन सी है रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑप्शन डी है क्रिस्ट साइटोलोसिस होता है, साइटोलोसिस। ठीक है, बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का। ठीक है, क्या हो जाएगा? विपरीत परासरण हो जाएगा यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। सी होगा, ये प्यूरिफिकेशन के लिए है, जल शुद्धिकरण के लिए विधि ये प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 है एस्ट्रोनॉट्स सी द कलर ऑफ द स्काई एज ऑप्शन ए ब्लू, ऑप्शन ए व्हाइट, ऑप्शन सी ब्लैक, ऑप्शन डी रेड। ठीक है, 52 रेड। बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52। अंतरिक्ष यात्री हैं जो आकाश का रंग देखते हैं वहां से कैसा उन्हें दिखाई देता है? नीला, सफेद, काला या लाल। सभी जानते हैं बच्चे कि कैसे दिखेगा? ब्लैक दिखेगा वहां से। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या हो जाएगा? सी यानी कि ब्लैक दिखेगा, क्योंकि वहां से देखेंगे तो वहां पे ना तो कोई वाटर वेपर वगैरह है, ना तो डस्ट है, ना पार्टिकल है, ना किसी से स्कैटरिंग होना है स्पेस में। ठीक है, तो कलर का कैसा होता है? जब हम नीचे से देखते हैं तब कलर हमें ब्लू दिखता है, ऊपर से देखेंगे तो ब्लैक दिखता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ब्लैक। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 है विच इज द हेवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट्स। ठीक है, विच इज द हेवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट्स कौन सा है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी गोल्ड, ऑप्शन डी कैल्शियम। बताना है आपको सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा होगा। ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी मरकरी यानी पारा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी कैल्शियम। ठीक है, सबसे भारी तत्व बताइए। 53 का आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा बच्चा? क्या हो जाएगा? यूरेनियम। हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा? यूरेनियम होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूरेनियम होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्रास। ठीक है, कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन ए जिंक एंड कॉपर, ऑप्शन बी आयरन एंड जिंक, ऑप्शन सी कॉपर एंड निकल, ऑप्शन डी आयरन एंड कॉपर। 54 है निम्न में से कौन से पीतल के घटक है? ऑप्शन ए जस्ता एवं तांबा, ऑप्शन बी लोहा एवं जस्ता, ऑप्शन सी तांबा एवं निकिल, ऑप्शन डी लोहा एवं तांबा। बताइए कौन से हो जाएंगे? पीतल के कौन से घटक है? कहीं जस्ता एंड तांबा। ठीक है, जस्ता एंड तांबा। 54 का आंसर क्या हो जाएगा? जस्ता एंड तांबा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जिंक एंड कॉपर से मिलकर पीतल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज मोस्ट important for the origin of a new species in living beings. ऑप्शन ए वेरिएशन, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बताइए ऑप्शन है 55 निम्नलिखित में से कौन सा एक घटक सजीवों में नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? वो है ऑप्शन ए पार्थक्य, उत्परिवर्तन, ऑप्शन सी प्राकृतिक वर्ण या लैंगिक चरण। कौन सा होगा? नेचुरल सिलेक्शन होगा, प्राकृतिक वर्ण होगा। ठीक है, प्राकृतिक वर्ण होगा। 55 का आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक वर्ण, सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है व्हाट इज द कंप्लीट सेट ऑफ सेंट्रल डीएनए इज एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड। फर्स्ट टिश्यू, ऑप्शन बी है क्रोमोसोम, ऑप्शन सी है ऑर्गेनल्स, ऑप्शन डी है जीनोम। ऑर्गेनल बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी है जीनोम। बताइए किसी जीव में 56 से किसी जीव में केंद्रीय डीएनए के एक पूर्ण सेट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ऊतक, ऑप्शन बी क्रोमोसोम, ऑप्शन सी कोशिकांग, ऑप्शन डी जीनोम। क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं, जीनोम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोलते हैं? 56 का आंसर हो जाएगा बच्चे डी, जीनोम। जीनोम, जीनोम नहीं जीनोम, जीनोम। ऑप्शन 57 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंटेन ओनली वायरस बोर्न डिसीज। कौन सी हैं जो वायरस से होने वाली डिसीज हैं? ऑप्शन ए है ट्यूबरक्लोसिस, हर्पिस, रेबीज, हर्पीस, ऑप्शन बी मम्स, रेबीज, हर्पीस, ऑप्शन सी कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियोमाइलिटिस, ऑप्शन डी है स्मॉल पॉक्स, कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस। बताइए कौन सा होगा? जो आपको बतानी है कि निम्नलिखित में से किस सेट में सारी विषाणु जनित यानी कि वायरस बोर्न बीमारियां हैं जो वायरस से होती हैं। ऑप्शन ए तपेदिक, हर्पीज, रेबीज है, ऑप्शन बी में मम्स है, रेबीज, हर्पीज है, ऑप्शन सी में कैंसर, तपेदिक, पोलियो,
पोलियो माइलाइटिस है, ऑप्शन डी है छोटी माता, कैंसर, तपेदिक। बताइए किसमें होगी? जो सारी की सारी बीमारियां वायरस से होने वाली हैं, डिसीज जो वायरस से होती हैं। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर फटाफट बताइए और बस चलते हैं अपने एंड की तरफ। 56 का आंसर 57 का हो जाएगा मम्स, रेबीज, हर्पीस। कौन सी होगी? मम्स, रेबीज, हर्पीस। ये बीमारियां हैं, वायरस जनित बीमारियां हैं, मम्स, रेबीज, हर्पीस। ठीक है, कौन सी होगी? मम्स, रेबीज, हर्पीस। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा बच्चे। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 58, फटाफट कर लेते हैं, थोड़ा ब्रेक भी ले लेते हैं, थकावट हो जाती है बोलते बोलते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स। फर्स्ट है किशन गंगा, सेकंड है गंगा, वेन गंगा, पेन गंगा। निम्नलिखित नदी पर विचार करना है आपको। किशन गंगा, गंगा, वेन गंगा, पेन गंगा। इन नदियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में आधार पर सही क्रम कौन सा होगा, ये आपको लगाना है। ठीक है, आइए लगा लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर। ठीक है, पहले है किशन गंगा, फिर उसके बाद है गंगा, फिर उसके बाद आएगी वेन गंगा, फिर आएगी पेन गंगा। उत्तर से अगर इसको दक्षिण में चलेंगे तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ पे देखें किशन गंगा, वहाँ पे फिर आएगी गंगा, फिर वेन गंगा, पेन गंगा। ये गोदावरी सहायक गंगा है ना, पेन गंगा, वेन गंगा। ठीक है, गोदावरी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर ए राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्वेश्चन नंबर 59 है विच इज द फॉलोइंग रीजन, विच इज द फॉलोइंग रीजन इफ इंडिया डज नॉट फॉल अंडर हाई सेस्मिक इंटेंसिटी जोन। एक मिनट बच्चे, थोड़ा 1 मिनट का ब्रेक लेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया डज नॉट फॉल अंडर हाई सीस्मिक इंटेंसिटी जोन। ऑप्शन है उत्तराखंड, ऑप्शन बी कर्नाटक प्लेटो, ऑप्शन सी कच्छ और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। आपको बताना है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है, नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन उत्तराखंड, कर्नाटक पठार, कच्छ, हिमाचल प्रदेश। सभी जानते कौन नहीं आएगा बताओ? कर्नाटक पठार नहीं आएगा। ठीक है, कर्नाटक प्लेटो नहीं आएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, 59 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? कर्नाटक पठार नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर, धीरे धीरे बोलेंगे थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है द ऑयल दैट इज क्रॉस्ड डेली थ्रू द स्टेट ऑफ हॉर्मुज अकाउंट फॉर अबाउट 1/5 ऑफ द टोटल ऑयल ट्रेड इन द वर्ल्ड। सेकेंड है दिस स्टेट इज द, स्ट्रेट की बात हो रही है। ठीक है, स्टेट जानते हो, जलसंधिया। दिस स्टेट इज लोकेटेड एज द जियोग्राफिकल प्लेस वेयर इज द कोस्टल एरिया ऑन बोथ साइड फॉल रिस्पेक्टिवली विद इन द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ ईरान एंड ओमान। ठीक है, आपको बताना विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ओनली वन, ओनली टू, बोथ ए एंड 1 and 2 और नाइदर 1 नॉर 2। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है हॉर्मुज जल डमरू मध्य में प्रतिदिन पार होने वाला तेल विश्व के कुल तेल व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा होता है। सेकंड है जल डमरू मध्य ऐसे भौगोलिक स्थान पर स्थित है जहां दोनों ओर के तटीय क्षेत्र के अनुसार ईरान ओमान की क्षेत्रीय सीमा बनाते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर बताइए बेटा बच्चे। ठीक है, ये दोनों ही सही है। और जल डमरू मध्य प्रतिदिन पार होने वाला जो तेल विश्व में कुल व्यापार का हिस्सा है, और सेकंड है, और ये देखना हॉर्मुज जल संधि कहाँ पे है। ठीक है, एक बार आप एटलस उठा के देख लीजिए। यह जल डमरू मध्य ईरान ओमान के देखेंगे। यहाँ पे देखो पर्शियन गल्फ है ना, पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से जोड़ने वाली है कौन सी? हॉर्मुज जल संधि। ठीक है, ईरान और ओमान के दोनों का कोस्ट है वहाँ पे। ठीक है, देख लेना आप लोग, दोनों सही है तो सी आंसर हो गया इसका। ठीक है, 60 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। 60 का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 60 में, फटाफट कर लेंगे, अब आलस नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 61 है, बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन रेफर टू एस असर्शन ए एंड वन अदर एज रीजन ए। असर्शन रीजन का है, असर्शन ए है इरिगेशन बाय वेल्स एंड टैंक्स हैज बीन प्रिवलेंट इन पेनिसुलर इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम। रीजन आर है मोस्ट एरिया ऑफ पेनिसुलर इंडिया आर मेड अप ग्रेनाइट एंड हार्ड इग्नियस रॉक्स। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। आपको बताना है आंसर इसके। ठीक है, आंसर है आपके, अब हिंदी में पढ़ लेते हैं।
नीचे दो कथन दिए जिसमें एक कथन को ए और दूसरे को आर कहा गया। अब कथन ए है, प्रायद्वीप भारत में तालाबों और टैंकों द्वारा सिंचाई प्राचीन काल से प्रचलित रही है। ठीक है। कारण आर है कि प्रायद्वीप भारत के अधिकांश क्षेत्र ग्रेनाइट और कठोर आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। नीचे दिए कोर्स से सही उत्तर का आपको चयन करना है। आइए देख लेते हैं। पहले तो हम ये देख लेंगे, आपको ये अभिकथन है, ये प्रायद्वीप भारत में तालाबों और टैंकों द्वारा सिंचाई प्राचीन काल से प्रचलित रही, बिल्कुल सही, हमने पढ़ाया भी था, इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ाई थी। कारण आर है, प्रायद्वीप भारत के अधिकांश क्षेत्र ग्रेनाइट और कठोर आग्नेय चट्टानों से बने हैं, ये भी सही है। ठीक है। ये दोनों सही है अपने आप में, लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि ये देखा, अगर हम क्योंकि लगा के देख लेते हैं, देखो प्रायद्वीप भारत में तालाब और टैंकों द्वारा सिंचाई प्राचीन काल से प्रचलित रही, क्योंकि प्रायद्वीप भारत के अधिकांश क्षेत्र ग्रेनाइट और कठोर आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। अगर ऐसे बताते कि यहाँ पे ग्रेनाइट और आग्नेय चट्टान है, ठीक है, इससे हम बनाना मुश्किल है, कुछ इसका रीजन बनाना चाहिए, बताइए था, तब ये हो जाता है ऐसा। ठीक है। दोनों ए आर, लेकिन ये दोनों अपने आप में सही है, एक दूसरे की व्याख्या स्पष्ट रूप से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बी हो गया इसका राइट आंसर। यहाँ पे देख लेते हैं, बोथ ए आर बट आर डज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन। नेक्स्ट देखते हैं 62। 62 क्या है? मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। ठीक है। एक तो आपको दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मेल करना है, नीचे कुछ से उसका चयन करना है। एक तरफ आपको ग्रासलैंड है, एक तरफ आपके देश है, महाद्वीप है, कंट्री या कॉन्टिनेंट है, आपको बताना है। स्टेपीज, प्रेरीज, बिल्ड डाउन्स, ये ठीक है, कुछ मेल करना तब आंसर निकलेगा। ठीक है। इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है। अगर बात करें प्रेरीज की, ठीक है, यहाँ पर रूस यहाँ पे इन्होंने कहीं पे यूरोप नहीं दिया गया, मतलब उसका प्रेरीज स्टेपीज, तो फिर रूस में हो जाएगा ये। ठीक है। ए का थर्ड कहाँ है, पहले यही देख लेते हैं, तो यही से निकल आया हमारा तो। ठीक है। ए का थर्ड, ठीक है, कौन सा है? 62 का थर्ड। ठीक है। और अब और भी देख लेते हैं फिर। ठीक है। और स्टेपीज निकल गया, और प्रेरीज है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। बी का क्या फर्स्ट है? बी का फर्स्ट है। और सी वेल्ड है। वेल्ड कहाँ पे है बच्चे? ठीक है। वेल्ड क्या है? अफ्रीका में है, सब जानते हैं, दक्षिण अफ्रीका में। 2 है। और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। ये 4 है। तो सी राइट आंसर हो गया इसका, सी राइट आंसर हो गया। ठीक है। स्टेपीज रूस जो यूरोप की है, ग्रासलैंड प्रेरीज संयुक्त राज्य अमेरिका है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कहाँ तक होगा? 63 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 फटाफट बस अब हो रहे हैं, अब एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, बहुत टाइम हो जाता है फिर। ठीक है। ठीक है। हम इसको हिंदी में पढ़ दे रहे हैं, आप लोगों को लगेगा इसमें भी पढ़ देंगे। ठीक है। टाइम हो रहा है क्योंकि फिर और भी काम रहते हैं। 63 है, नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन है, दूसरे को आर कारण आर कहा गया। अभिकथन है, विश्व के अधिकांश उष्णमंडलीय महाद्वीपों के पश्चिम किनारों पर स्थित होते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र उपोष्ण उच्च दाब पट्टी के अंतर्गत आते हैं। कारण आर है, इन क्षेत्रों में व्यापारिक पवनें ऊपर उठती है, जिससे वर्षा की संभावना अधिक होती है। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है, कूट है, और फिर इसके बाद उत्तर का चयन करना है। ये देख लेते हैं। ठीक है। विश्व के अधिकांश मरुस्थल हैं महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, क्योंकि यह क्षेत्र उपोष्ण उच्च दाब पट्टी के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल सही। 30 से 35 से आप देखेंगे, 30-40 के मध्य जो भी महाद्वीप पाए जाएंगे, उनके पश्चिमी किनारों पर देखेंगे उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं। ठीक है। और ये उच्च दाब की पेटी के अंतर्गत आते हैं, ये भी सही है। आर है, इन क्षेत्रों में व्यापारिक पवनें उठती हैं, जिससे वर्षा की संभावना, जब पवनें उठेंगी तो वर्षा होगी नहीं, यहाँ पवनें उतरेंगी वहाँ वर्षा होगी, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। ठीक है। व्यापारिक पवनें जहाँ उठती हैं ये नहीं है। भूमध्यसागर यहाँ पे पवनें आकर भूमध्यसागर से भूमध्यसागर कह रहे हैं, इक्वेटोरियल रीजन से, ठीक है, भूमध्य रेखीय प्रदेश से यहाँ से पवनें आकर यहाँ पे उतरती हैं। ठीक है। ये तो गलत हो गया। ठीक है। अब देखो हम फिर करने लगे एक्सप्लेनेशन। ठीक है। मेरी आदत जाएगी नहीं। क्वेश्चन में 63 देखेंगे। 63 क्या हो जाएगा आंसर? सी। ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है, ये आंसर हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक। ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं 64।
64 है। मैच लिस्ट करना है आपको। एक बार सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट के जो बच्चे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम दोनों के जो रहेंगे हम एक कोई भी पढ़ देंगे, आपको जैसा लगेगा, ठीक है। एक आप लोग देख लीजिएगा। बच्चे थोड़ा थकावट बहुत हो रही है, एक्चुअली हमारा व्रत भी चल रहा है अभी, ठीक है बच्चे, इसलिए 64 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट के सही उत्तर चुनना है। सूची फर्स्ट एक तरफ जिला है, एक तरफ प्रमुख खनिज संसाधन है। इनको सम्मिलित करने के बाद हम आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं। सोनभद्र है, प्रयागराज, ललितपुर, मिर्जापुर, और इस तरफ दिए गए हैं संसाधन प्रमुख खनिज हैं, मिनरल्स हैं। देखिए इनसे मैच कर लेते हैं। सोनभद्र में क्या पाया जाएगा पहले बताएं आप। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर बताएं। ठीक है, क्या पाएगा सोनभद्र में? चूने का पत्थर, ठीक है, ये आएगा। A4 तो भाई ये काफी उसमें है, ठीक है। और प्रयागराज में शीशे के बालू, ठीक है, B का 3 हो जाएगा। A4 B का 3 बहुत में है। ललितपुर तांबा है, ठीक है, यूरेनियम भी है, ठीक है, ये हो जाएगा। और मिर्जापुर नॉन प्लास्टिक फायर के लिए आ जाएगा। मिर्जापुर D का फर्स्ट है। A का 4, B का 3, C का 3, C का 2 और D का फर्स्ट। B आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 64 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? B आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, B आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत गुणवत्ता परिषद QCI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है QCI का गठन भारत सरकार द्वारा भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। सेकंड है QCI के अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग द्वारा सरकार को की गई संस्तुतियों पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। नीचे कुछ से सही उत्तर का चुनना है आपको। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी ना तो ये नहीं 2। बताइए 65 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? आपको लग रहा होगा आवाज़ सुनाई दे रही है आपको, थोड़ा तेज बोल लेते हैं, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा 65 का? फटाफट कर लेते हैं। 65 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? बस 10 क्वेश्चन और बकाया है। सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ठीक है, दोनों ही सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो। वन टर्म एज असर्शन और सेकंड है रीजन। असर्शन है इकोनॉमिक ग्रोथ इज एसेंशियल फॉर द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। रीजन आर है द ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स is to ensure the conservation of the current resources of the meet the need the future generation। ठीक है, आपको बताना है। नीचे कथन दिए, एक को कथन ए तथा दूसरे आर कहा गया। अब कथन ए, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आर्थिक वृद्धि आवश्यक है। कारण है सतत विकास उद्देश्य भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्तमान संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करता है। ठीक है, आपको आंसर बताना है क्या हो जाएगा। 66 का आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही अपने आप में सही है, दोनों ही अपने आप में सही है, ठीक है, लेकिन एक दूसरे की ये एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं। बी आंसर हो जाएगा। ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, Which of the following statement correctly depict the scientific process of nuclear energy production। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन परमाणु ऊर्जा उत्पादन की वैज्ञानिक प्रक्रिया को सही रूप से दर्शाते हैं। फर्स्ट है परमाणु ऊर्जा उत्पादन मुख्यतः नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर आधारित होता है। सेकंड है परमाणु ऊर्जा उत्पादन में सामान्यतः यूरेनियम 235 या यूरेनियम 239 239 जैसे तत्वों का उपयोग किया जाता है जो उच्च ऊर्जा उत्सर्जन के लिए उपयुक्त होते हैं। नीचे दिए गए कुछ का सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक है, बी केवल 2 है, सी 1 और 2 दोनों है, डी ना तो 1 ना ही 2। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। 67 का आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा। बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें बताया परमाणु ऊर्जा उत्पादन मुख्यतः नाभिकीय संलयन विखंडन द्वारा होता है। तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया। 2 अकेला सही है, 2 सही है तो केवल 2, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, केवल 2। 67 का आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट चलते हैं, 67 हो गए। 68 पर देखते हैं क्या पूछ रहा है। 68 है, निम्नलिखित में से किस कारण को वायु प्रदूषण का प्रत्यक्ष स्रोत माना जाता है जिसका प्रभाव PM 2.5 NOx और SO2 जैसे प्रदूषकों के रूप में वायुमंडल में दिखाई देता है। फर्स्ट है कीटनाशकों। ऑप्शन ए है कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग। ऑप्शन बी है कोयला एवं पेट्रोलियम आधारित ईंधनों का दहन। ऑप्शन सी शहरी ठोस अपशिष्टों की डंपिंग। ऑप्शन डी है
भारी धातुओं युक्त जल निकास नालियां। बताइए क्या हो जाएगा, 68 का आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोयला एवं पेट्रोलियम आधारित ईंधनों का दहन, ठीक है, इनके करने से ये सारे स्रोत होते हैं, ठीक है, जिससे PM2 NOx SO2 जैसे प्रदूषक वायुमंडल में आते हैं, कोयला पेट्रोलियम आधारित ईंधनों का दहन करने से, ठीक है। 68 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, क्या हो जाएगा, कंबंशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल्स, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 68 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 69 पे। क्वेश्चन नंबर 69 है, एक तो ये पैसे बच्चों को मोबाइल में नहीं दिखेगा, ऊपर से इनको बड़े करने में दिक्कत हो रही है। किस पे है क्वेश्चन नंबर, किस पे चल रहे थे बच्चे हम? 69 पे जाना था ना। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित क्रियाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित क्रियाओं पर विचार कीजिए। फर्स्ट है प्रकाश संश्लेषण, सेकंड है श्वसन, थर्ड है जैव पदार्थों का पक्ष है, फोर्थ है ज्वालामुखी क्रिया। इनमें से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में जोड़ती हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 4, ऑप्शन बी केवल 2 3, ऑप्शन सी केवल 2 3 और 4, ऑप्शन डी है 1 2 3 और 4। 69 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी क्रिया है? निम्नलिखित क्रिया पर विचार की कौन सी क्रिया पृथ्वी कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में जोड़ती है? कौन सी हो जाएंगी? 69 का आंसर बताइए फटाफट बच्चे। देखो प्रकाश संश्लेषण तो होगा ही नहीं, ठीक है, ये तो नहीं जोड़ेंगी। श्वसन से होगा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, जैव पदार्थों से होगा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, कार्बन को जोड़ेंगी। ज्वालामुखी क्रियाओं से होगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण से तो क्या होता है, हाइड्रोक्साइड H2O, ठीक है, H2O होता है जिससे ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है, जल से अलग करके ऑक्सीजन रिलीज की जाती है, ठीक है। तो ये तो आएगा ही नहीं प्रकाश संश्लेषण। क्या हो जाएगा? श्वसन होगा, इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, जब पदार्थों के पक्ष से भी होगी, ज्वालामुखी क्रियाओं से होगी, लेकिन प्रकाश संश्लेषण से H2O रिलीज होता है, यानी कि जल से ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। ये तो फिर बिल्कुल ही गलत हो जाएगा फर्स्ट वाला, तो 2 3 4 जहाँ सही होंगे वही होगा, 2 3 और 4। कौन सी क्रिया पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में जोड़ती है? 2 3 और 4, सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। 69 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? सी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब चलते 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70 बस फटाफट कर लेते हैं, 75 तक कराने हैं, 70 पर आ गए। व्हाट वाज द विलेज अकाउंटेंट कॉल्ड इन, अच्छा, व्हाट वाज द विलेज अकाउंटेंट कॉल्ड इन मराठा एडमिनिस्ट्रेशन? ऑप्शन ए देसाई, ऑप्शन बी कुलकर्णी, ऑप्शन सी सिलेदार, ऑप्शन ए पटेल। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 70, मराठा प्रशासन में गांव का लेखपाल क्या कहलाता था? ऑप्शन ए देसाई, ऑप्शन बी कुलकर्णी, ऑप्शन सी सिलेदार, ऑप्शन डी पटेल। क्या कहलाता था? क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर, थोड़े छोटे मोटे भी क्वेश्चन भी है, बारी बारी क्वेश्चन से थक गए हैं, कुलकर्णी, ठीक है, क्या कहता था? कुलकर्णी कहलाता था। नेक्स्ट है 71 देखते हैं। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल एंड कांगड़ा स्कूल रिप्रेजेंट डिफरेंट स्टाइल ऑफ विच आर्ट अमंग द फॉलोइंग? ऑप्शन ए स्कल्पचर, ऑप्शन बी पेंटिंग, ऑप्शन डी डांस, ऑप्शन डी म्यूजिक। स्कल्पचर, अरे यार कई बार जी भी काम ही निकलती है। शिल्पकला, ऑप्शन ठीक है, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? ऑप्शन ए शिल्पकला, ऑप्शन बी चित्रकला, ऑप्शन सी नृत्य, ऑप्शन डी संगीत। ठीक है, बताइए कौन सा स्कल्पचर है या पेंटिंग है या डांस है या म्यूजिक है? 71 का आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा बच्चे? बी हो जाएगा इसका आंसर, चित्रकला यानी कि पेंटिंग में। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे 72। क्वेश्चन नंबर 72 है मैच द लिस्ट फर्स्ट एंशिएंट साइट विथ लिस्ट सेकंड आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज है एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। एंशिएंट साइट्स है और एक आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग है। आपको बताना है सूची फर्स्ट को प्राचीन स्तर और सूची सेकंड को पुरातत्विक खोज से सम्मिलित करना है, नीचे गुण से उत्तर चुनना है। सूची फर्स्ट है प्राचीन स्तर, सूची सेकंड पुरातत्विक खोज है। लोथल है कालीबंगा, धौलावीरा, बनावली। एक में जुता हुआ खेत है, गोदीवाड़ा, हड़प्पन लिखी के बड़े आकार 10 चिन्हों वाला शिलालेख, पक्की मीट से बनी हल्की प्रकृति। अब आपको इसको मैच करना है, उसके बाद आंसर निकालना। देखो इसको स्क्रॉल कर लेंगे तब आंसर का वो निकलेगा। ठीक है, लोथल क्या है? लोथल है गोदीवाड़ा, यानी कि पोर्ट था, गोदीवाड़ा बोलते थे पोर्ट। ठीक है, जहाँ पोर्ट होता था
ये गुजरात में है, लोथल इसे बोलते हैं, ठीक है। और कालीबंगा, ये देखो ये पता नहीं किससे जाता है, 1 मिनट बच्चे में इसको मिटा दें। ठीक है, लोथल है, ठीक है, ये है गोदीवाड़ा पोर्ट होता था। और ठीक है, और वहां देखेंगे कालीबंगा है, धौलावीरा पहले देख लीजिए। धौलावीरा ये तो सीधा सीधा मिल रहा है, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शहर है, किसमें मिला है? और कालीबंगा से मिला है हमको, कहाँ गए, कालीबंगा से हमको जुता हुआ खेत, ठीक है, जुता हुआ खेत मिला है। और बनावली से मिली पक्की मिट्टी से बनी हल्की प्रकृति, ठीक है। अब मैच कर लेते क्या हो जाएगा। ए का 2 और ये बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, 2 1 3 4, 2 1 3 4, सी आंसर हो जाएगा इसका। क्या आंसर हो जाएगा? सी आ जाएगा। 72 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4, सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। लोथल गोदीवाड़ा, कालीबंगा जुता हुआ खेत, धौलावीरा से मिला हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख, बनावली से मिला पक्की मिट्टी से बने हल्की प्रकृति, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा इसका। 72 का नेक्स्ट चलेंगे 73 है विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट लिटरेचर कंटेन द डिस्कोर्सेस ऑफ महात्मा बुद्ध रिलेटेड टू मोरल एंड प्रिंसिपल्स वैल्यूज जो होती हैं। ऑप्शन ए है विनय पिटका, ऑप्शन डी है जातका टॉक्स होती हैं ये कथाएं टॉल्स, ऑप्शन सी है अबधम पिटका, ऑप्शन डी है सुत्त पिटका। बताइए आपको 73 है निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध ने नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित किए? फर्स्ट है विनय पिटक, बी है जातक कथाएं, सी है अबधम पिटक, डी है सुत्त पिटक। किसमें किए गए हैं? 73 का आंसर बताइए, ठीक है, ठीक है। नैतिक संबंधी जो आचरण हैं इनके 3 पिटक थे महात्मा बुद्ध के बौद्ध साहित्य में, 3 त्रिपिटक बोलते हैं जिनमें 3 थे, विनय पिटक, अबधम पिटक, सुत्त पिटक, ठीक है। इसमें महात्मा बुद्ध नैतिक और सैद्धांतिक संबंध प्रचलित हैं वो सुत्त पिटक में है, ठीक है। नैतिक एवं सिद्धांत से संबंधित जो प्रवचन संकलित किए गए हैं वो सुत्त पिटक में किए गए। अबधम पिटक में रणनीतिक और धार्मिक उपदेश वगैरह उसमें है। विनय पिटक में नियम संबंधी जो जानकारी है, नियम और आचार संबंधी जो जानकारी है बुद्ध संबंधी, वो विनय पिटक में है, ठीक है। तो ये तीनों ही हैं बौद्ध से संबंधित, लेकिन अगर आपके इसमें पूछा नैतिक संबंध और सिद्धांत है वो सुत्त पिटक होगा। 73 का आंसर क्या हो जाएगा? 73 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, सुत्त पिटका। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? फर्स्ट है अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, सेकंड है विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम में विचारधारा नहीं थी, ऑप्शन थर्ड है समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। नीचे दिए कुर्सी से उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल 1 2, ऑप्शन बी 1 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 3, ऑप्शन डी 1 2 3। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द रीजन ऑफ द फेलियर ऑफ द 1857 रिवॉल्ट। फर्स्ट है द मिलिट्री superiority of the British. The second है the rebel did not have a unified program and ideology. Third है lack of support from all section of society. Choose the correct answer from the option given below. Option given below. ओहो, शब्द नहीं निकलते कई बार जल्दी बोलने में, ठीक है। ऑप्शन गिवन बिलो। बताइए 74 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? ठीक है, 1857 रिवॉल्ट के फेलियर होने के कारण बताइए 74 का आंसर बताइए, फटाफट बताइए बच्चे, ठीक है। तीनों हैं, ठीक है। अंग्रेजी की सैन्य श्रेष्ठता भी थी, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम की विचारधारा भी नहीं थी, समाज के सभी वर्गों ने समर्थन भी नहीं दिया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी 74 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्वेश्चन नंबर 75 है, ठीक है, द एका ऑर्गेनाइजेशन इन अवधबाज रिलेटेड टू, ठीक है। अवध में 75 अवध में एका संगठन संबंधित था। ऑप्शन ए जमींदारों से, ऑप्शन बी किसानों से, ऑप्शन सी व्यापारियों से, ऑप्शन डी पुजारियों से। बताइए किससे संबंधित था? ठीक है, अवध जो एका संगठन था ये किससे संबंधित था? 75 का आंसर बताइए, ये था किसानों से। ये जमींदारों के खिलाफ कर और शोषण के विरुद्ध था ये, ठीक है, किसानों से संबंधित था। मदारी पारसी द्वारा अवध की जो क्षेत्र है, ठीक है, सीतापुर वगैरह बहराइच, ये जो अवध का क्षेत्र पड़ता है,
अवध और लखनऊ सर्विस एरिया में चलाया गया, अवध के एरिया में चलाया गया था, ठीक है। मदारी पासी, ठीक है, मदारी पासी द्वारा ये चलाया गया था अवध के क्षेत्र में, किसानों द्वारा चलाया गया था, जमींदारों के उत्पीड़न से अगेंस्ट चलाए गए थे, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फार्मर्स, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 76 तक करा देते हैं क्योंकि यहाँ तक हमने ले लिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 75 कल 74 बचेंगे वो कल कंप्लीट करा देंगे। 76 है रॉलेट एक्ट, ठीक है। रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। सेकंड है रॉलेट सत्याग्रह में गांधी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। थर्ड है साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के, एक मिनट में इनको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। ऑप्शन केवल एक है, ऑप्शन बी केवल 1 2 है, ऑप्शन सी केवल 2 3, ऑप्शन डी है 1 2 3। बताइए इन द, अभी इंग्लिश में भी पढ़ने रहे आप लोगों के लिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रॉलेट सत्याग्रह विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? फर्स्ट है द रॉलेट एक्ट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेडिशन कमेटी। सेकंड है इन द रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी अटेम्प्ट द यूटिलाइज द होम रूल लीग। थर्ड है द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अराइवल ऑफ द साइमन कमीशन occurred alongside the रॉलेट सत्याग्रह। बताइए प्लीज सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है। क्या हो जाएगा 76 का आंसर? अभी हम फटाफट बता देते हैं क्या हो जाएगा। ये रॉलेट अधिनियम है, ये सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर था, आधारित था, बिल्कुल सही है। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग के उपयोग करने का प्रयास किया था, ये भी सही है, ठीक है। और थर्ड है साइमन कमीशन था उसके आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ हुए, गलत है, ये नहीं हुआ था। इसके साथ कहाँ से हो जाएगा? वो अलग अलग 1919 में आया था, 1928 में आया था, 1920 से साइमन गो बैक, कब हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये तो बिल्कुल गलत है। तो क्या हो जाएगा 1 and 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सही उत्तर ही तो बताना था, हाँ सही उत्तर बताना था, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 76 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? बी हो जाएगा, केवल एक और दो, ठीक है, बी है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे 76 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बच्चे, 76। बाकी हम कल जो लेंगे उसमें जो 74 क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्योंकि पूरा 150 क्वेश्चन का होता है, 150 क्वेश्चन का होता है, वो कल कंप्लीट करवा देंगे। आप लोगों को बताइए, हमने बहुत मेहनत की है। आप लोग बताइए किस में आपको अच्छा लगता है, हिंदी में पढ़े, इंग्लिश पढ़े, दोनों पढ़ते हैं तो काफ़ी थकावट हो जाती। जो आप बस रहेगा आपका पूरा बाइलैंग्वेज में ही, ठीक है। और कोशिश करेंगे हम दोनों में पढ़ने की, ठीक है, क्योंकि दोनों मीडियम के बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं। वो दोनों के लिए हेल्पफुल क्लास है, क्योंकि दोनों ही लोग इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं PCS एग्जाम में, ठीक है। और ये है आपके लिए बहुत ही मददगार होने वाली क्लास है, क्योंकि 5 इसमें टेस्ट सीरीज है पूरे PCS के लिए, और 5 टेस्ट सीरीज हम सेकंड से 2 पार्ट में कराएंगे, क्योंकि एक आपको आज ही लग गया होगा कि 150 क्वेश्चन अगर कराते हैं तो कितना टाइम लग जाता है बच्चे हैं, ठीक है। आज 75 यानी 76 तक करा दिए, क्योंकि इसमें फिर एक दूसरा पेज स्टार्ट होता है 77 से, तो 75 तक क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में कराएंगे, 75 सेकंड पार्ट में कराएंगे, ठीक है। इस तरह से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अब इसमें अभी हम गैप नहीं लेंगे, लगातार करा देंगे, जिससे आपके जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम और भी आपके क्वेश्चन और भी क्लास फिर इंपॉर्टेंट क्लास ले लेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को जोड़िए, ठीक है। हमें जैसे अच्छे कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित हों, ठीक है। और बाकी आप लोग, हम भी जा रहे हैं जय माता दी पूजा करने, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।